एक लड़की जो बोल नहीं सकती अपने फियांसे को चीटिंग करते रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसी रात शहर के सबसे पावरफुल सीईओ से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हैंडसम सीईओ उसे आज से नहीं पूरे 7 सालों से ढूंढ रहा था। अब ये अचानक हुई शादी कब एक बेहद प्यारी लव स्टोरी बन जाती है, चलिए देखते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में किंचू अपने फियांसे यानली को किसी दूसरी लड़की के साथ सुन लेती है। वो लड़की यानली से बड़े प्यार से पूछ रही होती है कि इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आया, क्या वो उसे भूल गया है। यानली भी उसे स्वीटी कहकर जवाब देता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। जाने से पहले वो उस लड़की के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। तभी बाहर आते ही उसकी नज़र क्विंचू पर पड़ती है। उसे देखकर यानली घबरा जाता है और पूछता है कि वो यहाँ कब से खड़ी है। क्विंचू उसे इशारों में साफ बता देती है कि वो उतनी देर से यहाँ है कि उसका पूरा सच देख चुकी है। यानली तुरंत सफाई देने लगता है कि जो उसने देखा बात वैसी नहीं है, मगर क्विंचू कहती है मैं बोल नहीं सकती लेकिन अंधी नहीं हूँ। इसके बाद वो उसी वक्त यानली के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और कहती है कि अब दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। एंगेजमेंट तोड़ने के बाद किंचू के दिमाग में फैमिली की कई बातें घूमने लगती हैं। घर से लगातार उस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो यानली को जल्दी घर लाकर एंगेजमेंट की बाकी बातें पूरी करे। किन फैमिली की कंपनी मुश्किल हालत में थी, इसलिए वे शादी को और डिले नहीं करना चाहते थे। किंचू को यह कहकर भी दबाया गया था कि वो बोल नहीं सकती, इसलिए अगर यान फैमिली ने अपना डिसीजन बदल लिया तो उसके लिए दूसरा रिश्ता मिलना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रेशर उसके भाई किन हुआई को लेकर था, जो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। उसकी जिंदगी महंगी मशीन्स और ट्रीटमेंट पर टिकी हुई थी। किंचू को साफ बताया गया था कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसका भाई एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक तरफ यानली का धोखा था और दूसरी तरफ अपने भाई की जिंदगी। इसलिए एंगेजमेंट तोड़ने के बाद भी किंचू की परेशानी खत्म नहीं होती। इसी हालत में किंचू बारिश के बीच अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ वेन हुआयू आता है। वो अपनी छतरी किंचू को देकर ड्राइवर से गाड़ी पार्क करने को कहता है। किंचू बताती है कि वो पहले ही पूरी तरह भीग चुकी है, इसलिए अब छतरी लेने का कोई फायदा नहीं। मगर वेन हुआयू कहता है कि बारिश में भीगने से उसे सर्दी हो सकती है। वो ये भी बताता है कि इस जगह से टैक्सी मिलना आसान नहीं है और पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। किंचू बताती है कि उस रात होटल में उसकी परफॉर्मेंस है, इसलिए वो अभी घर नहीं जा सकती। वेन हुआयू बिना किसी गलत इरादे के उसे वहाँ छोड़ने की बात कहता है, जो उसकी मदद एक्सेप्ट कर लेती है। होटल पहुंचकर वो उसे आज की मदद के लिए धन्यवाद देती है और पहली बार उसे मिस्टर वेन कहकर बुलाती है। होटल पहुंचने के बाद वहां मौजूद एक कॉलीग या मैनेजर किंचू की तरफ से वेन हुआयू से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि किंचू अभी छोटी है और अगर उससे कोई गलती हुई हो या उसने किसी तरह उन्हें ऑफेंड किया हो तो उसे माफ़ कर दें। वेन हुआयू के चले जाने के बाद किंचू को डांटते हुए बताया जाता है कि उसे अंदाजा भी है कि वो किससे बात कर रही थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि वेन हुआयू है। फिर उसे बताया जाता है कि वेन फैमिली वही पावरफुल फैमिली है जिससे पूरे हैचिंग में लोग डरते हैं। वेन हुआयू जेनहुआन ग्रुप का हेयर है और आगे चलकर उसी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभालने वाला है। ये सब सुनकर क्विंचू को हैरानी होती है, क्योंकि वेन हुआयू ने उसके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं किया था जैसा उसके बारे में सुनी गई बातों से लग रहा था। उसे महसूस होता है कि शायद वेन हुआयू को लेकर फैली सारी बातें सच नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन हुआयू अपनी टीम से किंचू के बारे में पूरी जानकारी निकलवाता है। उसे पता चलता है कि किंचू 15 साल की उम्र से अमेरिका में पियानो की पढ़ाई कर रही थी और केवल 1 साल पहले ही हैचिंग वापस आई है। उसी दौरान उसकी मां की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसका भाई किन हुआई बुरी तरह घायल होकर कोमा में चला गया था। इतने बड़े सदमे के बाद किंचू की आवाज चली गई और वो बोलना बंद कर चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता क्विन डेशान ने लिन शुआंग से दूसरी शादी कर ली और उसकी बेटी क्विन जेन को भी घर ले आए। क्विन फैमिली की कंपनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गई, इसलिए क्विन डेशान ने यान फैमिली से मदद पाने के लिए क्विंचू की शादी यान ली से तय कर दी। एंगेजमेंट अगले हफ्ते होनी थी। पूरी रिपोर्ट सुनकर वेन हुआयू समझ जाता है कि क्विंचू बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रही है। वो साफ कहता है कि उसे किन फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट केवल किंचू में है। असल में वो उसे 7 साल से ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे किंचू मिली थी। कुछ समय बाद यानली दोबारा किंचू के पास पहुंच जाता है। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो कभी किसी दूसरी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। वो किंचू से एंगेजमेंट न तोड़ने की विनती करता है, यहाँ तक कि वो किन फैमिली की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कहता है कि अगर किंचू एंगेजमेंट बचा लेती है तो वो अपने पिता से उसी वक्त कंपनी के लिए पैसे ट्रांसफर करवा देगा। यानली जब किंचू को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तभी वेन हुआयू बीच में आकर उसे छोड़ने को कहता है। वेन हुआयू को देखकर यानली अपना व्यवहार बदल लेता है और कहता है कि ये बस उसके और उसकी फियांसे के बीच छोटा सा झगड़ा है। मगर वेन हुआयू सबके सामने कह देता है कि किंचू ने आज शाम उसका प्रपोजल
एक्सेप्ट कर लिया है। अब किंचू उसकी फियांसे हैं। यानली किंचू से पूछता है कि उसका असली फियांसे कौन है, लेकिन वेन हुआयू उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना वहाँ से निकल जाने को कहता है। यानली के जाने के बाद किंचू सोचने लगती है कि वेन हुआयू आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वो उसे धन्यवाद देती है और साथ ही माफी मांगती है कि उसकी वजह से वेन हुआयू को परेशानी उठानी पड़ी। वेन हुआयू उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो कौन है। किंचू उसके बारे में सुनी सारी अच्छी बातें बताती है। तब वेन हुआयू कहता है कि अगर किंचू मानती है कि उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ है तो वो इसकी भरपाई कैसे करेगी। किंचू उसे डिनर खिलाने की बात करती है, मगर वेन हुआयू कहता है कि उसका फेवर इतने सस्ते में नहीं चुकाया जा सकता। वो समझाता है कि इतने सालों से उसने शादी न करने की बात कही थी, लेकिन आज सबके सामने किंचू को अपनी फियांसे बता दिया। अब मामला केवल उसकी अपनी रेपुटेशन का नहीं, बल्कि जेनहुआन ग्रुप के नाम और एक बिजनेसमैन की क्रेडिबिलिटी का भी है। इसका एक ही सोल्यूशन है, किंचू सच में उससे शादी कर ले। किंचू हैरान रह जाती है। वेन हुआयू कहता है कि इससे यानली भी उसे परेशान नहीं करेगा और दोनों का काम बन जाएगा। किंचू खुद को उसके लायक नहीं मानती क्योंकि वो बोल नहीं सकती, मगर वेन हुआयू जवाब देता है कि कोई किसी से छोटा या कम नहीं होता और वेन फैमिली को उसकी आवाज़ न होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन हुआयू यह भी कहता है कि वो किन फैमिली की सारी परेशानी सुलझा सकता है। शादी के बाद किंचू अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती है और वो कभी उस पर ऐसी किसी बात का प्रेशर नहीं डालेगा जो वो नहीं चाहती। अगर उसे भरोसा नहीं है तो वे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। किंचू उससे जवाब देने के लिए अगले दिन तक का समय मांगती है। वेन हुआयू मान जाता है और कहता है कि उसका डिसीजन कुछ भी हो, वो उससे कभी भी कांटेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो किंचू को घर छोड़ने जाता है क्योंकि उसे डर है कि यानली अभी भी आसपास उसका इंतजार कर रहा होगा। घर लौटते ही किंचू का सामना गुस्से में बैठे क्विंदेशान से होता है। वो उसे डांटता है कि उसने पूरी रात फोन नहीं उठाया और अपने पिता की कोई इज्जत नहीं की। लिनशुआंग ऊपर से मीठा बनते हुए क्विंदेशान को शांत करने की कोशिश करती है, जबकि क्विंजैन कहती है कि इतने बड़े हादसे के बाद क्विंचू का स्वभाव बदल जाना आम बात है। किंदेशन बताता है कि उसे एंगेजमेंट टूटने की खबर यान फैमिली के फोन से मिली। उसके हिसाब से यानली ने बस वही गलती की है जो अक्सर आदमी कर देते हैं, इसलिए किंचू को इतना बड़ा तमाशा नहीं करना चाहिए था। लिनशुआंग भी कहती है कि किंचू को यान फैमिली से माफी मांगकर रिश्ता बचा लेना चाहिए। किंचू जवाब देती है कि अगर किनजेन को वो गंदा आदमी इतना ही पसंद है तो उसे यानली दे दिया जाए। ये सुनकर किनदेशन और भड़क जाता है। वो किंचू पर किसी दूसरे आदमी को ढूंढ लेने का इल्जाम लगाता है। फिर वो सबसे दर्दनाक बात कहता है कि किंचू की वजह से ही उसका भाई हॉस्पिटल में पड़ा है और उसकी माँ की मौत हुई। वो किंचू को म्यूट और मनहूस कहकर घर से निकल जाने को बोल देता है। बाहर आते वक्त भी वही बातें किंचू के दिमाग में गूंजती रहती हैं। आखिर वो सोचती है कि अगर फैमिली उसे किसी के हाथों सौंपना ही चाहती है तो वो कम से कम किसी अच्छे इंसान को चुनेगी। इसी डिसीजन के साथ वो वेन हुआयू से कांटेक्ट करती है और कहती है, मिस्टर वेन, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। किंचू का जवाब मिलते ही वेन हुआयू उसके पास आ जाता है। वो उसे उदास न होने के लिए कहता है और प्यार से मिसेस वेन बुलाकर अपने घर ले जाता है। वो किंचू को उसी फैमिली से दूर ले जाता है जिसने अभी उसे घर से निकाल दिया था। अपने घर पहुंचकर वेन हुआयू किंचू को बदलने के लिए नए कपड़े देता है। वो बताता है कि घर में महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें मौजूद नहीं हैं, इसलिए फिलहाल किंचू इन्हीं कपड़ों को पहन सकती है। कपड़े नए हैं। फिर वो पूछता है कि क्या किंचू अपने टॉयलेटरीज साथ लाई है और उसे ऊपर जाकर नहाने को कहता है ताकि बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी न हो जाए। इसी दौरान दोनों अगले दिन वेन फैमिली से मिलने की बात करते हैं। वेन हुआयू चाहता है कि किंचू उसके साथ उसके घर चले। किंचू पूछती है कि क्या वहां जाने से पहले कुछ तैयार करने की ज़रूरत है। वेन हुआयू बताता है कि वो सब अरेंज कर चुका है। फैमिली से मिलने के बाद वे मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। वो किंचू को पीने के लिए कुछ देता है और भरोसा दिलाता है कि वो कड़वा नहीं मीठा है। बाद में किंचू वेन हुआयू को फोन पर किसी से बहुत अपनापन दिखाकर बात करते सुनती है। वो कह रहा होता है कि शादी एक दिन में हो रही है, बाकी बात अगली बार करेंगे और सामने वाला जो चाहेगा वो खरीद देगा। इतनी क्लोज बातचीत सुनकर किंचू के मन में सवाल आता है कि कहीं फोन पर वेन हुआयू की लवर तो नहीं है। अगली सुबह वेन हुआयू खुद किंचू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसे खाने के लिए बुलाता है। वो किंचू की मुलाकात अंकल जियांग से करवाता है और कहता है कि घर में उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अंकल जियांग को बुला सकती है। इसके बाद वेन हुआयू बिना किंचू के पूछे पिछली रात के फ़ोन कॉल की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि फ़ोन करने वाली उसकी सगी बड़ी बहन थी। उसकी बहन को पता चला था कि वेन हुआयू किंचू को घर ले आया है, लेकिन वो अभी किंचू से मिलने नहीं आ सकी, इसलिए उसने अपनी तरफ से सॉरी कहने को बोला था। किंचू ये जानकर हैरान होती है कि वेन हुआयू खास तौर पर उसके मन का डाउट दूर कर रहा है। वो समझ जाती है कि पिछली रात वाली महिला उसकी लवर नहीं, बड़ी बहन थी। वेन हुआयू फिर उसे जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करने को कहता है।
उसने किंचू के लिए नए कपड़े और ज्वेलरी भी मंगवाई है, जिन्हें खाने के बाद उसे बेडरूम में जाकर ट्राई करना है। वेन फैमिली से मिलने से पहले किंचू तैयार की गई चीज़ों को देखकर पूछती है कि क्या इतना सब काफ़ी होगा। वेन हुआयू उसे रिलैक्स रहने को कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को पसंद करेंगे। वो किंचू को अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताता है। घर में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। उसकी बहन अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और इस समय घर पर केवल उसके मॉम और डैड मौजूद होंगे। किंचू नर्वस होती है, लेकिन वेन हुआयू बार बार उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसे ज़रूर पसंद करेंगे। वो चाहता है कि फैमिली से मिलने से पहले किंचू के मन में कोई डर या प्रेशर न रहे। घर पहुंचते ही किंचू सामने बैठे कपल को देखकर समझ जाती है कि वे वेन हुआयू के पेरेंट्स हैं। वेन हुआयू बिना बात घुमाए कहता है, मॉम, डैड, ये क्विंचू है, मेरी फियोनेसे। उसके पेरेंट्स क्विंचू को बैठने के लिए कहते हैं और पहली मुलाकात में उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, लेकिन वेन हुआयू के पिता अपने बेटे को छोटा बदमाश कहकर तुरंत ऊपर चलने के लिए कहते हैं। वह किंचू के सामने कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, इसलिए वेन हुआयू को अलग ले जाकर इस अचानक होने वाली शादी के बारे में पूछते हैं। अकेले में वेन हुआयू के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसने इस शादी के बारे में पूरी तरह सोच लिया है। वो क्विंचू को कम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वेन हुआयू की पत्नी बनने का मतलब केवल शादी करना नहीं है। वो जेनहुआन की मिस्ट्रेस और वेन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनेगी। उसे कई सोशल इवेंट्स और बड़े ओकेजन्स में शामिल होना पड़ सकता है, इसलिए उनके मन में सवाल है कि क्या क्विंचू इन सब जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। वेन हुआयू कहता है कि अगर क्विंचू सीखना चाहेगी तो सीख लेगी, लेकिन अगर उसका मन नहीं होगा तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने वेन हुआयू से इतनी इमोशनल बातों की उम्मीद नहीं की थी। तब वेन हुआयू पहली बार खुलकर बताता है कि बचपन से उसने कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की और हमेशा फैमिली के फैसले माने हैं, मगर अब उसे केवल क्विंचू चाहिए। अगर जेनहुआन ग्रुप को ऐसी मिस्ट्रेस चाहिए जो हर जिम्मेदारी संभाल सके, तो वेन हुआयू अपनी पोजीशन किसी और को देने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर पिता समझ जाते हैं कि वो अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं है। वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसने क्विंचू को चुना है तो आगे बढ़े, लेकिन शादी की किसी भी रस्म या फॉर्मेलिटी में कमी नहीं होनी चाहिए और क्विंचू को कभी बुरा महसूस नहीं करवाया जाना चाहिए। वेन हुआयू अपने पिता को धन्यवाद देता है। इसके बाद वेन हुआयू की माँ उससे बात करती हैं। वो कहती हैं कि अपने पिता की बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जेनहुआन ग्रुप कई जनरेशन्स की मेहनत से बना है और उसके पिता के लिए वो कंपनी भी उनके बच्चे जैसी हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, बस हर किसी का तरीका अलग होता है। वो वेन हुआयू के डिसीजन का विरोध नहीं करती। उनकी सिर्फ एक बात है कि अब जब उसने किंचू को चुन लिया है तो बाद में कभी इस चॉइस पर पछताना नहीं चाहिए। वेन हुआयू अपनी माँ की बात समझता है और उन्हें धन्यवाद देता है। अगले दिन वेन हुआयू खुद किंचू को काम पर छोड़ने जाता है। किंचू कहती है कि वो अकेले भी होटल आ सकती है। मिस्टर वेन इतने बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें रोज उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वेन हुआयू तुरंत उनकी पिछली अग्रीमेंट याद दिलाता है। वो कहता है कि अगर शादी तय होने के बाद भी वो किंचू को काम पर छोड़ने नहीं आएगा तो बाहर के लोग उनके रिलेशनशिप पर डाउट करेंगे, फिर तरह तरह की बातें फैलेंगी, जिससे उसकी रेपुटेशन और जेनहुआन ग्रुप दोनों पर असर पड़ेगा। किंचू उसकी बात मानकर कहती है कि अब से उसे मिस्टर वेन को परेशान करना पड़ेगा। वेन हुआयू खुशी से यह जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि शाम को काम खत्म होने पर भी वो किंचू का इंतजार करेगा। किंचू को लग्जरी कार से उतरते देखकर होटल के कुछ एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि किंचू ने किसी अमीर आदमी को पकड़ लिया है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से बड़ी गाड़ियों में आ रही है। किसी ने सुन रखा था कि वो कार वेन हुआयू की है। वे किंचू की खूबसूरती पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि सुंदर होने का यही फायदा है, इंसान किसी बड़े आदमी के पास पहुंच सकता है। ये सब सुनकर शु शिंगशिंग गुस्सा हो जाती है और उन लोगों को वहां से जाने को कहती है। फिर वो किंचू को समझाती है कि ऐसे लोगों की घटिया बातों को दिल पर न ले। किंचू से एक अच्छी खबर देती है कि वो शादी करने वाली है। शिंगशिंग पहले समझती है कि वो यानली से शादी कर रही है। वो तुरंत कहती है कि यानली भरोसे के लायक नहीं है और किंचू को अपने पिता के प्रेशर में इतना बड़ा गलत फैसला नहीं करना चाहिए। मगर किंचू जब वेन हुआयू का नाम बताती है तो शिंगशिंग के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि दोनों अभी मिले ही हैं, फिर इतनी जल्दी शादी कैसे कर रहे हैं। किंचू समझाती है कि यानली से बचाने के लिए वेन हुआयू ने खुद को उसका फियांसे बताया था। अब एक बिजनेसमैन और ग्रुप की रेपुटेशन के नाम पर वो उसी आइडेंटिटी को सच करना चाहता है। शिंगशिंग पूछती है कि ये सिर्फ कन्वीनियंस वाली मैरिज है या दोनों सच में पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं। फिर वो किंचू को भरोसा दिलाती है कि बाकी लोगों के बारे में वो कुछ नहीं कह सकती, मगर वेन हुआयू ऐसा आदमी जरूर है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। वो मजाक में उसकी हैंडसम लुक्स, पैसा और शानदार फिजिक की भी तारीफ करती है।
उधर कीन हाउस में यान फैमिली के लोग बैठे यानली को लेकर बात कर रहे होते हैं। यानली पिछली रात बहस के बाद घर से चला गया था और अब किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा। उसकी फैमिली इसका ब्लेम भी किंचू पर डालती है। उनके हिसाब से किंचू इमेच्योर है, क्योंकि किसी बड़े आदमी के पास 2-4 फीमेल कंपेनियंस होना कोई बड़ी बात नहीं। उसे यानली के चीटिंग करने पर इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। किन फैमिली मन ही मन यान फैमिली को लो क्लास और नए पैसे वाला मानती है, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए उन्हें उन्हीं के पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वे खुलकर विरोध नहीं कर पाते। यान फैमिली सीधा सवाल करती है कि एंगेजमेंट अभी भी होगी या नहीं। किन देशान किंचू का पिता है, इसलिए उसे साफ जवाब देना होगा। साथ ही वे किंचू का अपमान करते हुए कहते हैं कि वो बोल नहीं सकती, फिर भी इतने अच्छे रिश्ते में कमियां निकाल रही हैं और अपनी जगह नहीं समझती। तभी कीन फैमिली को खबर मिलती है कि मिस्टर वेन मिलने आ रहे हैं। वेन हुआयू को किंचू के साथ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। किन देशन तुरंत मीठा बनकर उनका स्वागत करता है और पूछता है कि आज यहाँ आने की क्या वजह है। वेन हुआयू बिना समय खराब किए बताता है कि किंचू ने कल उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए आज वो सही तरीके से फैमिली से मिलने आया है। किन देशन सवाल करता है कि जहाँ तक उसे पता है वेन हुआयू और किंचू एक दूसरे को जानते तक नहीं। वेन हुआयू जवाब देता है कि वे आज से नहीं कई सालों से जुड़े हैं और वो पिछले 7 साल से किंचू को ढूंढ रहा था। किंचू उस समय केवल 15 साल की थी, इसलिए ये सुनकर सबका शौक और बढ़ जाता है। वेन हुआयू साफ कर देता है कि वो यहाँ किसी की परमिशन मांगने नहीं आया, वो केवल अपने डिसीजन की इन्फॉर्मेशन देने आया है। किनजेन मन ही मन जलती है कि किंचू इतनी लकी कैसे हो सकती है कि वेन हुआयू जैसा आदमी उसे मिल गया। वहीं यान फैमिली तुरंत पलट जाती है। वे कहते हैं कि क्विन फैमिली के साथ उनकी कभी कोई एंगेजमेंट थी ही नहीं और वे इस बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। उनके जाने के बाद क्विन देशान दिखावा करता है कि क्विन चू को अच्छा जीवन साथी मिलने से उसे बड़ी राहत मिली है। वेन हुआयू भी उसके इस नकली अपनापन पर केवल फॉर्मल तरीके से धन्यवाद देकर बात खत्म कर देता है। इसके बाद वेन हुआयू की तरफ से क्विन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स का रिकॉर्ड सामने रखा जाता है। क्विन चू की माँ की प्रॉपर्टी को अलग से लिस्ट किया गया था। पता चलता है कि जिंदा रहते हुए क्विंचू की मां ने कई इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो क्विंचू और क्विन हुआई के नाम पर रजिस्टर्ड थे, मगर उनकी मौत के बाद किन देशन ने उन सभी एसेट्स को अपने नाम कर लिया था। वेन हुआयू को ये बात पता चल चुकी थी। अब उसकी तरफ से साफ कहा जाता है कि 3 वर्किंग डेज के अंदर सारी प्रॉपर्टी दोबारा किंचू और किन हुआई के नाम ट्रांसफर करनी होगी। इसके बाद वेन हुआयू की तरफ से किंचू को दिए जाने वाले बेट्रोथल गिफ्ट सामने आते हैं। बेट्रोथल गिफ्ट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि पूरी किन फैमिली हैरान रह जाती है। लिन शुआंग और किनजेन को भरोसा नहीं होता कि जिस किंचू को वे म्यूट कहकर नीचा दिखाती थी, उसकी शादी के लिए इतना कुछ दिया जा रहा है। किंचू तुरंत वेन हुआयू को बताती है कि वो पैसों के लिए उससे शादी नहीं कर रही, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी केवल एक रिक्वेस्ट है, उसके भाई किन हुआई की जिम्मेदारी किन देशान से वापस ली जाए। वेन हुआयू किन फैमिली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि किन देशान को किन हुआई की गार्डियनशिप छोड़नी होगी। किन देशान के कुछ कहने से पहले ही वेन हुआयू साफ कर देता है कि इस बात पर डिस्कशन नहीं होगा, केवल उसे डिसीजन बता दिया गया है। किन हाउस से बाहर निकलने के बाद किंचू कहती है कि उसे इतने बड़े बेट्रोथल गिफ्ट्स नहीं चाहिए। वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी वापस मिलने के बाद क्विन फैमिली को दी गई चीजें बेचकर वेन हुआयू के पैसे लौटाना चाहती है, मगर वेन हुआयू तुरंत मना कर देता है। वो क्विंचू को उनकी कल वाली अग्रीमेंट याद दिलाता है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। अगर क्विंचू ने गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए तो लोगों को लगेगा कि उनकी शादी केवल दिखावे के लिए है। वेन हुआयू उससे सीधा पूछता है कि क्या वो खुद इस शादी को फेक मानती है। क्विंचू पहले थोड़ा रुकती है, फिर मानती है कि उनकी शादी फेक नहीं है। वेन हुआयू उसी जवाब को पकड़कर कहता है कि अब उसे अपनी ये बात हमेशा याद रखनी होगी। किंचू ने खुद स्वीकार किया है कि वो केवल किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वेन हुआयू के साथ नहीं जा रही, बल्कि उनकी शादी सच में होने वाली है। इसके बाद दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं। ऑफिशियल फोटोग्राफ लेते वक्त फोटोग्राफर उन्हें कैमरा की तरफ देखने को कहता है। वेन हुआयू बार बार किंचू की तरफ देखता रहता है, इसलिए फोटोग्राफर खास तौर पर ग्रूम को बोलता है कि फोटो लेते समय सामने देखना है। फिर दोनों को दोबारा पोज करने और स्माइल करने के लिए कहा जाता है। इस छोटी सी फोटो के साथ उनका रिश्ता ऑफिशियली दर्ज होने वाला होता है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही किंचू अपनी खुशी रोक नहीं पाती और शु शिंग को मैसेज भेजकर बताती है कि उसकी शादी हो गई है। वेन हुआयू समझ जाता है कि वो ये न्यूज़ शिंग के साथ शेयर कर रही है। किंचू बताती है कि काफी सोचने के बाद उसे केवल शिंग ही ऐसी लगी जिसके साथ वो अपनी खुशी बांट सकती है। इसके बाद किंचू
वेन हुआयू से परमिशन मांगती है कि क्या वो होटल के बाकी कॉलीग्स को भी अपनी शादी के बारे में बता सकती है। वेन हुआयू प्यार से मिसेस वेन कहकर उसे परमिशन दे देता है। केन चू शिंग शिंग के जरिए सबको ये हैप्पी न्यूज़ पहुंचाती है कि अब वो और मिस्टर वेन मैरिड हैं। वेन हुआयू फिर उसे मिसेस वेन बुलाकर कहता है कि अब घर चलने का समय है। घर लौटते समय वेन हुआयू बड़े हिसाब से उस दिन किए सारे काम गिनाने लगता है। वो कहता है कि आज उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया, उसने क्विन चू की माँ की प्रॉपर्टी वापस दिलवाई, क्विन फैमिली का पूरा मामला हैंडल किया और उसके लिए बेट्रोथल गिफ्ट्स भी तैयार किए। अब किंचू बताए कि इतने सब के बदले वो अपने हस्बैंड को क्या देने वाली है। किंचू पूछती है कि मिस्टर वेन को आखिर क्या चाहिए। वेन हुआयू कहता है कि उसकी मांग बहुत छोटी है, उसे बस मिसेस वेन से एक किस चाहिए। किंचू उसकी बात मानकर उसे किस कर देती है। दोनों को शादी की बधाई मिलती है और पहली बार वे ऑफिशियली मिस्टर और मिसेस वेन बनकर साथ घर लौटते हैं। शादी वाले दिन ही वेन हुआयू किंचू को उसके भाई किनहुआई से मिलाने हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डीन से मिलते समय वो किंचू का इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ के तौर पे करवाता है। डीन बताता है कि किनहुआई को पिछले दिन इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके कई डिटेल टेस्ट किए जा चुके हैं। हॉस्पिटल की टीम उसकी रिकवरी के लिए पूरी कोशिश करेगी। टेस्ट रिपोर्ट्स में एक अच्छी बात सामने आई है, किनहुआई पूरी तरह अनजान नहीं है, उसकी ब्रेन एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, वो आसपास की आवाज़ों पर रिस्पॉन्स देता है। इसलिए किंचू को जब भी समय मिले अपने भाई के पास बैठकर उससे बात करने को कहा जाता है। ये सुनकर किंचू और दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई के सामने बोल ही नहीं सकती। उसे लगता है कि न वो इतने पैसे कमा सकी कि उसका ट्रीटमेंट ठीक से करवा पाती, न अपनी आवाज़ से उसे पुकार सकती है। वेन हुआयू उसे संभालते हुए कहता है कि अब उसका हस्बैंड ये सब देख लेगा। फिर वो किनहुआई के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं किंचू का हस्बैंड वेन हुआयू हूँ, आज हमारी शादी हुई है। वो किनहुआई को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद किंचू की आवाज़ चली गई, लेकिन उसे भरोसा है कि वो एक दिन ज़रूर ठीक होगी। वेन हुआयू वादा करता है कि वो पूरी ज़िंदगी किंचू से प्यार करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा और उसकी रक्षा करेगा। वो किनहुआई से भी जल्दी ठीक होने को कहता है। किंचू की आंखों में आंसू देखकर वेन हुआयू घबरा जाता है। वो उससे रोने को मना करते हुए मानता है कि किंचू को रोता देखकर उसे सच में समझ नहीं आता कि उसे कैसे संभालें। कुछ समय बाद क्विंडेशन भी अपनी वाइफ लिन शुआंग और छोटी बेटी क्विन जैन को लेकर वेन फैमिली के घर पहुंच जाता है। वो बड़े फॉर्मल तरीके से लिन शुआंग का इंट्रोडक्शन अपनी पत्नी और क्विन जैन का इंट्रोडक्शन अपनी यंगेस्ट डॉटर के रूप में देता है, मगर वेन फैमिली को उनका बिना पूछे इस तरह साथ आ जाना पसंद नहीं आता। वेन फैमिली का एक मेंबर किन देशान से पूछता है कि क्या उसने उनके घर को कोई वेजिटेबल मार्केट समझ रखा है जहाँ वो जिसे चाहे साथ लेकर आ सकता है। किन देशान को पहली बार एहसास होता है कि यहाँ उसका दिखावा आसानी से नहीं चलने वाला। इसी दौरान किंचू काम से घर लौटती है। वेन फैमिली उसे बहुत प्यार से रिसीव करती है और पूछती है कि आज काम ज्यादा था या वो थक गई है। वेन हुआयू फिर किंचू को अपनी आंट से मिलवाता है जो अभी विदेश से लौटी हैं। किंचू उन्हें देखते ही पहचान जाती है क्योंकि वो मशहूर म्यूजिशियन उसकी आइडल हैं। आंट को पहले से पता था कि किंचू उन्हें बहुत पसंद करती है। वो किंचू को अपने पास बुलाकर प्यार से कहती हैं कि अब आंट उसकी रक्षा करेंगी। वेन फैमिली को किंचू के साथ इतना अपनापन दिखाते देखकर किन देशान को बुरा लगता है कि वहाँ कोई उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन कोई उसकी नाराज़गी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सभी लोगों के आने के बाद फैमिली डिनर शुरू करने का फैसला लिया जाता है। डिनर टेबल पर वेन फैमिली साफ कहती है कि यहाँ कुछ ऐसे गेस्ट्स भी मौजूद हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया था। फिर भी वे बात घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आएंगे। पहला टोस्ट किंदेशन और उसकी वाइफ के नाम किया जाता है। ऊपर से उन्हें किंचू जैसी अच्छी बेटी पालने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। साथ ही किंचू की माँ के एक्सीडेंट और उनकी मौत का भी जिक्र होता है। बात इतनी सीधी होती है कि क्विंदेशन समझ जाता है कि वेन फैमिली उसके पुराने व्यवहार से अनजान नहीं है। दूसरा टोस्ट किंचू के लिए होता है। वेन फैमिली उसे धन्यवाद देती है कि उसने उन्हें चुना और इस फैमिली का हिस्सा बनी। कुछ देर बाद क्विंडेशन वेन फैमिली के चेयरमैन से कहता है कि वेन हुआयू ने क्विंचू को जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी। वो ये भी मानता है कि पिछले 1 साल में उसने क्विंचू पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहाना बनाता है कि कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास फैमिली देखने का समय नहीं था। फिर वो अपनी असली बात पर आ जाता है और पूछता है कि क्या जेनहुआन ग्रुप उसकी कंपनी में कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसे जवाब मिलता है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट हुई वो वेन हुआयू का पर्सनल डिसीजन था। अगर क्विंडेशन को पूरे जेनहुआन ग्रुप से इन्वेस्टमेंट
अरेंजमेंट चाहिए तो उसे क्विंचू से पूछना होगा, क्योंकि अब क्विंचू ही जेनहुआन की मिस्ट्रेस है। क्विंचू से पूछा जाता है कि क्या वो किन फैमिली की कंपनी में पैसा लगाना चाहती है। वेनहुआयू उसे भरोसा दिलाता है कि वो बिना डरे अपना रियल आंसर दे सकती है। क्विंचू साफ मना कर देती है। इसके बाद किनदेशन को कह दिया जाता है कि फैमिली के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। डिनर खत्म होने के बाद किन फैमिली वहां से चली जाती है। किन फैमिली के जाने के बाद वेनहुआयू की आंट किंचू से अकेले बात करती हैं। वो बताती हैं कि बहुत जल्द हैचिंग में उनका सोलो कंसर्ट होने वाला है। फिर वो किंचू से पूछती हैं कि क्या वो उस कंसर्ट में उनके साथ परफॉर्म करना चाहेगी। किंचू को पहले तो अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता। जिस म्यूजिशियन को वो इतने समय से अपनी आइडल मानती आई थी, अब वही उसकी आंट बन चुकी थी और उसे अपने साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दे रही थी। किंचू तुरंत खुशी से हाँ कर देती है। आंट मुस्कुराकर पूछती हैं कि क्या वो खुश है, और किंचू की एक्साइटमेंट से उसका जवाब साफ मिल जाता है। दूसरी तरफ होटल के एम्प्लॉयज अब भी किंचू की शादी पर भरोसा नहीं कर रहे होते। कोई कहता है कि सिर्फ वेनहुआयू की कार में आने से ये साबित नहीं होता कि किंचू ने उसी से शादी की है। हो सकता है कार में वेनहुआयू था ही नहीं और उसका ड्राइवर चोरी से गाड़ी लाकर किंचू के सामने शो कर रहा हो। एक एम्प्लॉय बताता है कि शुशिंग सिंह ने सबको वेडिंग स्वीट्स और केक्स दिए थे, जिनके बॉक्स पर Q और W लिखा था। बाकी लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि W केवल वैन नहीं, किसी और सरनेम का भी हो सकता है। फिर वे ये बात उठाते हैं कि बड़े घरों की शादी में ब्राइड का सरनेम पहले नहीं लिखा जाता। उनके हिसाब से क्विंचू ने शायद वेनहुआयू के ड्राइवर से शादी की है और सिंह सिंह को भी गलत बात बताई है। वे क्विंचू के बैकग्राउंड और बोल न पाने का मजाक बनाते हैं। उनका कहना है कि वैन फैमिली जैसी पढ़ी लिखी और पावरफुल फैमिली कभी होटल में परफॉर्मेंस देने वाली म्यूट लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर वेनहुआयू ने सच में उससे शादी की भी है तो ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं होगा। आखिर क्विंचू की उंगली में डायमंड रिंग तक नहीं है, जबकि वेनहुआयू के लिए एक महंगी रिंग खरीदना बहुत छोटी बात है। होटल में अपने बारे में हो रही बातें सुनने के बाद किंचू का मूड खराब हो जाता है। वेनहुआयू उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो पूछता है कि उसे किसने परेशान किया या किसी ने उसके साथ गलत बिहेवियर किया है। किंचू बार बार कहती है कि वो ठीक है, मगर वेनहुआयू को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद किंचू की तबीयत खराब है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाने की बात करता है। आखिर किंचू कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, आज बस उसका काम पर जाने का मन नहीं कर रहा और वो थोड़ा आलस करना चाहती है। वेनहुआयू मुस्कुराकर कहता है कि मिसेस वेन का भी कभी कभी लेजी होने का मन करता है। संयोग से आज उसका भी ऑफिस जाने का मन नहीं है, इसलिए वो किंचू को साथ में काम छोड़कर डेट पर चलने के लिए इन्वाइट करता है। किंचू उसकी बात सुनकर हैरान भी होती है और खुश भी, क्योंकि वेनहुआयू ने तुरंत उसके खराब मूड को ठीक करने का तरीका निकाल लिया था। इधर यानली अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि म्यूट ब्यूटी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे यानली से ज्यादा पावरफुल और हैंडसम आदमी मिल गया। वे यानली को बेकार बताते हैं कि वो बोल न पाने वाली लड़की को भी अपने साथ नहीं रख पाया। एक दोस्त तो साफ कह देता है कि क्विंचू का नया आदमी यानली से कहीं ज्यादा हैंडसम है और उसकी जगह कोई भी होता तो यानली को छोड़ देता। इतना सुनकर यानली का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो दावा करता है कि क्विंचू शुरू से उसकी थी और उसे किसी दूसरे आदमी ने उससे छीन लिया है। जब उसके दोस्त मजाक जारी रखते हैं तो वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि क्विंचू ने अपनी मर्जी से उससे रिश्ता खत्म किया है। डेट के दौरान किंचू वेनहुआयू से अपने मौजूदा काम के बारे में उसकी राय पूछती है। वेनहुआयू समझ जाता है कि ये सवाल किंचू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसे जल्दबाजी में डिसीजन न लेने और अच्छी तरह सोचकर बोलने को कहता है। किंचू बताती है कि पहले वो शिंकैन होटल में केवल काम और पैसों की जरूरत के कारण रुकी हुई थी, लेकिन अब वेनहुआयू ने उसकी माँ की प्रॉपर्टी वापस दिलवा दी है, इसलिए आने वाले काफी समय तक उसे अपने भाई के मेडिकल बिल्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किंचू का असली सपना हमेशा से एक आर्टिस्ट बनने और अपना कंसर्ट करने का था। वो अपने और अपने भाई के लिए फाइनेंशियली सेफ रहना चाहती है, मगर अब उसे लगता है कि अपना समय ऐसी चीज पर लगाना चाहिए जो उसके लिए सच में मायने रखती हो। वेनहुआयू बताता है कि उसके मॉम और डैड को किंचू के होटल में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंचू को किसी और की सोच देखकर अपना डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। अगर वो किसी काम को दिल से करना चाहती है और उसने उसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है तो वेनहुआयू हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। वो ये भी कहता है कि क्विंचू के लिए इससे बड़ा स्टेज मौजूद है जहां इनकम भी होटल से बेहतर होगी। क्विंचू आखिर फैसला करती है कि वो पियानो की प्रैक्टिस जारी रखेगी और अपना कॉन्सर्ट करने की तैयारी करेगी। बात करते करते वो वेनहुआयू की टाई पकड़ लेती है।
वेन हुआयू प्लेफुल अंदाज में मिसेस वेन से उसकी टाई छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं वेन हुआयू की आंट, जिन्हें टीचर शू के नाम से भी जाना जाता है, एक इंटरव्यू दे रही होती हैं। इंटरव्यू के दौरान किसी लड़की के लिमिटेड एडिशन कपड़ों और एक्सेसरीज की बात होती है, जिन्हें केवल पैसे के दम पर आसानी से नहीं खरीदा जा सकता। इसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि टीचर शू से अभी 2 सवाल और पूछने हैं। उनसे पूछा जाता है कि उनका आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए। टीचर शू जवाब देती हैं कि वो ऐसा रिफाइंड जेंटलमैन चाहती हैं जिसकी एजुकेशन और थिंकिंग उनसे मिलती जुलती हो। उनके लिए जरूरी है कि रिलेशनशिप में दोनों के पास बात करने और समझने के लिए कॉमन टॉपिक्स हों। इसके बाद क्वीन शू अपनी दोस्त शू शिंगशिंग को बताती है कि उसने होटल की जॉब छोड़ दी है। अब वो अपना पूरा ध्यान पियानो स्किल्स बेहतर करने और खुद का कंसर्ट करने पर लगाएगी। शिंगशिंग तुरंत पूछती है कि क्या क्वीन शू ने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले वेन हुआयू से बात की थी। किंचू बताती है कि उसने हुआयू से बात कर ली है और उसने कहा है कि किंचू जो भी करना चाहेगी वो उसका सपोर्ट करेगा। शिंगशिंग खुश होकर कहती है कि मिस्टर वेन सच में किंचू के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है। किंचू मानती है कि वेन हुआयू ने उसकी इतनी मदद की है कि उसे समझ नहीं आता वो उसका फेवर कैसे लौटाए। शिंगशिंग उसे याद दिलाती है कि वेन हुआयू अब उसका हस्बैंड है। हस्बैंड और वाइफ के बीच हर चीज का हिसाब नहीं रखा जाता। दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना और सपोर्ट करना चाहिए। किंचू अगर वेन हुआयू को समझें, उसका साथ दें और रिलेशनशिप को अच्छे से निभाएं तो वही काफी है। शिंगशिंग से अलग होने के बाद किंचू को अचानक घास जैसी एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। वो इस सेंट को वेन हुआयू से जोड़कर पहचानती है और सोचती है कि उसके जैसा बिजी आदमी इस समय शॉपिंग मॉल में कैसे आ सकता है। कुछ देर बाद किंचू की मुलाकात होती है और देर से आने के लिए माफी मांगी जाती है। सामने वाला कहता है कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो भी अभी अभी पहुंचा है। इसी दौरान टीचर शू की नजर जेनहुआन ग्रुप की कार पर पड़ती है। किंचू को बताया जाता है कि वेन हुआयू की आंट उसे पर्सनली पियानो सिखाना चाहती हैं और उन्होंने पहले किंचू की राय पूछने को कहा है। आंट का मानना है कि मिसेस वेन बहुत टैलेंटेड है, इसलिए वो खुद उसकी प्रैक्टिस गाइड करना चाहती हैं। किंचू को जब पता चलता है कि उसकी आइडल सच में उसे सिखाना चाहती हैं, तो उसे इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं होता। शॉपिंग के दौरान किंचू अपने लिए नहीं, वेन हुआयू के लिए एक पर्सनल गिफ्ट खरीदती है। शिंगशिंग उसे टीज करते हुए कहती है कि अब जब उसने गिफ्ट खरीद ही लिया है तो वो केवल मिस्टर वेन को दिखाएगी नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल भी करवाएगी। किंचू को चिंता होती है कि कहीं वेन हुआयू को ये चीज चाइल्डिश या खराब न लगे, लेकिन वेन हुआयू गिफ्ट देखकर उल्टा उसे बहुत क्यूट बताता है। जब उसे पता चलता है कि किंचू ने ये खास उसके लिए खरीदा है तो वो साफ कहता है कि उसे ये बहुत पसंद आया। किंचू की तरफ से मिला छोटा सा गिफ्ट उसके लिए उसकी प्राइस से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। किंचू का इस तरह उसके बारे में सोचकर गिफ्ट खरीदना देखकर वेन हुआयू को लगने लगता है कि शायद किंचू भी अब उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। इसके बाद किंचू कार में घर लौट रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक उसे अच्छा महसूस नहीं होता। वो ड्राइवर से गाड़ी थोड़ा धीरे चलाने को कहती है। ड्राइवर तुरंत माफी मांगता है और किंचू की हालत देखकर पूछता है कि क्या उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाए। वो वेन हुआयू को भी उसी वक्त फोन करने वाला होता है। किंचू उसे रोक देती है और बताती है कि वो सच में ठीक है। शायद भूखी होने के कारण उसका ब्लड शुगर अचानक लो हो गया है। ड्राइवर उसे पहले चॉकलेट खाने के लिए देता है और कहता है कि वे जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। किंचू खास तौर पर उससे कहती है कि इस बारे में वेन हुआयू को कुछ न बताए। वो नहीं चाहती कि इतनी छोटी बात सुनकर हुआयू बेवजह परेशान हो। ड्राइवर उसकी बात समझकर फिलहाल चुप रहने के लिए मान जाता है। अपनी आवाज वापस पाने की उम्मीद में किंचू वेन हुआयू के साथ डॉक्टर जाओ के पास जाती है। वेन हुआयू उसे समझाता है कि वे एक बार ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर किंचू को अच्छा नहीं लगा तो दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। किंचू इस कोशिश के लिए तैयार है क्योंकि वो फिर से बोलना चाहती है। वो चाहती है कि उसका भाई उसकी आवाज़ सुने और वेन हुआयू भी उसे बोलते हुए सुन सके। डॉक्टर जाओ मिसेस वेन से कहती हैं कि वो अपनी आवाज़ जाने से पहले और बाद में हुई हर बात को जितना हो सके उतने डिटेल में लिखे। इससे ट्रीटमेंट का सही तरीका समझने में मदद मिलेगी। किंचू की लिखी बात पढ़ने के बाद डॉक्टर हिप्नोथेरेपी का ऑप्शन सामने रखती हैं। वेन हुआयू तुरंत पूछता है कि हिप्नोसिस से किंचू को कोई नुकसान तो नहीं होगा और बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। डॉक्टर जाओ समझाती हैं कि किंचू की अफासिया की बड़ी वजह अचानक हुई फैमिली ट्रेजेडी लगती है। हादसे को समय गुजर चुका है, इसलिए उसकी कुछ मेमोरीज आपस में उलझी हो सकती हैं। हिप्नोसिस से उन मेमोरीज तक वापस पहुंचने में मदद मिलेगी, लेकिन पूरा प्रोसेस आसान नहीं होगा। डॉक्टर किंचू को क्वेश्चनर भरने के लिए दूसरे कमरे में भेज देती हैं। उसके जाने के बाद वेन हुआयू पूछता है कि किंचू की लिखी बातों में क्या प्रॉब्लम नजर आई। डॉक्टर जाओ बताती हैं कि कार एक्सीडेंट अकेली वजह नहीं भी हो सकती। किंचू की हालत पर कई बातों का असर हो सकता है और शायद वो जानबूझकर कुछ मेमोरीज दबा रही है। डॉक्टर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के बारे में भी बताती हैं, जिसमें पुरानी घटना
मेमोरीज या ड्रीम्स में बार बार लौटती है। वेन हुआयू को याद आता है कि एक बार उसके खुद के एक्सीडेंट के करीब पहुंचने पर किंचू बहुत परेशान हो गई थी। ड्राइवर ने जब एक और कार इंसिडेंट का जिक्र किया था तब भी उसका मूड अचानक बहुत डाउन हो गया था। इसलिए डॉक्टर जाओ हिप्नोसिस ट्राई करने की सलाह देती हैं ताकि एक्सीडेंट के अलावा बाकी छिपी हुई वजह भी सामने आ सके। किंचू ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर जाओ उसे सोफा पर आराम से लेटने, आंखें बंद करने और पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए कहती हैं। हिप्नोसिस शुरू होते ही वो किंचू को उस दिन की तरफ ले जाती हैं जब वो अमेरिका से वापस लौटी थी। किंचू को याद आता है कि प्लेन से उतरने और एयरपोर्ट के एग्जिट तक पहुंचने से पहले ही उसे एक अननोन नंबर से फोन आया था। कॉल हॉस्पिटल से था। उसे बताया गया कि उसकी मां की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उसका भाई बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में है। उसे तुरंत वहां बुलाया गया था। मां की मौत के अगले दिन किनदेशन ने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फ्यूनरल की खबर दी। उसी समय किंचू ने कुछ नए लोगों को पहली बार देखा था। फ्यूनरल के बाद वो आईसीयू में किनहुआई से मिलने गई। कांच के दूसरी तरफ उसका भाई मशीन्स और ट्यूब से घिरा हुआ था। तभी उसके पिता वहां आए थे। जैसे ही मेमोरी उस हिस्से तक पहुंचती है, किंचू की हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर जाओ उसे सांस लेने और रिलैक्स करने को कहती हैं, लेकिन वेन हुआयू उससे ज्यादा सहन नहीं कर पाता। वह ट्रीटमेंट रोकने के लिए आगे बढ़ता है और किंचू को होश में लाने की कोशिश करता है। जागने के बाद वो किंचू को समझाता है कि जो कुछ उसने देखा वो बस पुरानी मेमोरी थी और अब सब खत्म हो चुका है। डॉक्टर जाओ दोनों को कुछ दिन आराम करने के बाद वापस आने की सलाह देती हैं और किंचू के लिए कामिंग मेडिसिन देने की बात करती हैं। वेन हुआयू नाराज होकर पूछता है कि बार बार किंचू को हिप्नोसिस में भेजना ट्रीटमेंट है या उसे टॉर्चर करना। डॉक्टर उसे याद दिलाती हैं कि उनका असली गोल किंचू को ठीक करना है। किंचू खुद ट्रीटमेंट छोड़ने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो ठीक है और अपनी आवाज वापस पाने की कोशिश बंद नहीं करेगी। आखिर वेन हुआयू उसकी इच्छा मान लेता है और डॉक्टर जाओ से अगली अपॉइंटमेंट तय करने को कहता है। कुछ समय बाद वेन हुआयू किंचू को एक खास जगह लेकर जाता है। किंचू को तैयार देखकर वो कहता है कि वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी उस बारिश वाले दिन दिखाई दी थी। वो बताता है कि पहले कुछ और बेहतर तैयार करना चाहता था, मगर अब उससे इंतजार नहीं हुआ। फिर वेन हुआयू पहली बार सीधे किंचू से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। शादी की बात करते समय उसने कंपनी, बिजनेसमैन की रेपुटेशन और जेनुआन ग्रुप के नाम का जो बहाना बनाया था वो सब झूठ था। सच केवल इतना है कि उसे क्विंचू पसंद है और वो किसी दूसरी लड़की को नहीं चाहता। वेन हुआयू कहता है कि आम कपल्स पहले डेट करते हैं और फिर शादी, लेकिन उन्होंने डेटिंग वाला पूरा हिस्सा छोड़कर सीधे मैरिज कर ली। वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ उन खूबसूरत मेमोरीज से दूर रह जाएं। इसलिए वो किंचू से पूछता है कि क्या वो उसे शादी के बाद दोबारा किंचू को परस्यू करने का चांस देगी। अब किंचू समझती है कि वेन हुआयू उसके साथ अच्छा बिहेवियर केवल जेंटलमैन होने के कारण नहीं करता, वो सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रहा। वो किंचू का ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि वो सच में उसे पसंद करता है। किंचू भी अपने मन की बात स्वीकार करती है कि उसे वेन हुआयू पसंद है। वो पहली बार उसे हुआयू कहकर बुलाती है। अपना नाम उससे सुनकर वेन हुआयू दोबारा पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। क्विंचू फिर से हुआयू कहती है। वेन हुआयू बताता है कि उसे क्विंचू के मुंह से अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। वो ये भी बताता है कि ये कन्फेशन उसने मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले ही प्लान कर लिया था, क्योंकि वो क्विंचू को काफी समय से पसंद करता है। किंचू उसके हाथों को देखते हुए सोचती है कि अगर वो बोल पाती, उसका नाम लेकर अपनी फीलिंग्स बता पाती और वेन हुआयू उसकी आवाज में उसे जवाब देता तो वो पल कितना अच्छा होता। अपनी आवाज जल्दी वापस पाने के लिए क्विंचू इस बार वेन हुआयू को बताए बिना अकेली डॉक्टर जाओ के पास पहुंच जाती है। वो पूछती है कि वो कब तक फिर से बोल पाएगी और क्या कोई दूसरा ट्रीटमेंट उसकी आवाज जल्दी वापस ला सकता है। डॉक्टर जाओ बताती हैं कि क्विंचू के वोकल कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बोल न पाना पूरी तरह उसके माइंड से जुड़ा हुआ लगता है। हिप्नोसिस से पुरानी घटनाएं समझकर सही ट्रीटमेंट तक पहुंचा जा सकता है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, जैसा किंचू पिछली बार महसूस कर चुकी है, लेकिन फिलहाल यही सबसे यूजफुल तरीका है। किंचू फिर हिप्नोसिस ट्राई करने का फैसला करती है। डॉक्टर जाओ याद दिलाती हैं कि उसका हस्बैंड उसकी बहुत केयर करता है, इसलिए इस बारे में उससे बात करना सही होगा। किंचू मानती है कि वो वेन हुआयू को बताए बिना आई है। उसे पता है कि हुआयू उसके दर्द को देखकर ट्रीटमेंट रुकवा सकता है, मगर पेशेंट होने के नाते ये डिसीजन उसी का होना चाहिए। वो जरूरत पड़ने पर लिख कर देने को भी तैयार है कि हिप्नोसिस के दौरान किसी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी। डॉक्टर जाओ उसकी प्राइवेसी बनाए रखने का भरोसा देती हैं और सेशन शुरू करती हैं। इस बार किंचू उस दबाई हुई मेमोरी तक पहुंच जाती है। वो अपनी माँ और भाई के लिए रो रही थी। तभी किंदेशान ने उसे चुप कराने के बजाय और ज्यादा तोड़ दिया था। उसने किंचू को मनहूस कहा और माँ की मौत व किनहुआई के एक्सीडेंट का पूरा ब्लेम उसी पर डाल दिया।
देशन ने कहा था कि अगर किंचू एयरपोर्ट से लेने के लिए अपने भाई को बार बार न बुलाती तो एक्सीडेंट नहीं होता। उसके हिसाब से किंचू की बातें, उसकी मांगें और उसका मुंह ही इस ट्रेजेडी की वजह थे। गुस्से में उसने यहाँ तक पूछ लिया था कि किंचू म्यूट क्यों नहीं हो जाती। उस वक्त सदमे में डूबी किंचू ने पिता की हर बात सच मान ली थी। उसे लगा था कि सब उसकी आवाज और बोलने की वजह से हुआ है। उसने अपने मन में सोच लिया कि अगर वो बोलना बंद कर देगी तो शायद उसका भाई बच जाएगा। इसी गिल्ट ने उसकी आवाज रोक दी थी। सेशन के बाद डॉक्टर जाओ बताती हैं कि अब कुछ समय तक हिप्नोसिस दोबारा नहीं किया जाएगा। किंचू के पास पिछली कामिंग मेडिसिन मौजूद हैं, इसलिए नई मेडिसिन की जरूरत नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर उसे समझाती हैं जो हुआ वो किंचू की गलती नहीं थी। किंचू उनका धन्यवाद करती है। इसके बाद वेन हुआयू की आंट किंचू को उसके म्यूजिक करियर से जुड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती हैं। वो बताती हैं कि अमेरिका में किंचू की प्रोफेसर उनकी पुरानी दोस्त हैं। प्रोफेसर को मालूम है कि किंचू अब भी सेलो की प्रैक्टिस कर रही है और वो उसके टैलेंट को बहुत रेयर मानती हैं। उसकी प्रोफेसर चाहती हैं कि किंचू अमेरिका वापस जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे और प्रॉपर ट्रेनिंग ले। आंट किंचू से पूछती हैं कि वो अमेरिका वापस जाकर आगे की पढ़ाई करने के बारे में क्या सोचती है। उसी दिन वेन हुआयू का मैसेज आता है कि कंपनी में इमरजेंसी हो गई है, इसलिए वो किंचू को लेने नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद वो बताता है कि रात को भी ओवरटाइम करना पड़ेगा और शायद वो घर नहीं लौट पाएगा। उसके अचानक दूर रहने से किंचू को लगता है कि शायद उसने आंट की बात सुन ली है। वो सोचती है कि सेलो उसे खुशी देता है, इसलिए वेन हुआयू उसे अपने फैसले की फ्रीडम देना चाहता है। और इसी कारण खुद पीछे हट रहा है। किंचू मैसेज में पूछती है कि वो प्रैक्टिस रूम तक आने के बाद अचानक क्यों चला गया था और क्या इसकी वजह आंट की कही बात थी। किंचू साफ बताती है कि उसने अभी अमेरिका लौटने का डिसीजन नहीं लिया है। ये बात वेन हुआयू के कारण नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना चाहती। रात में वो अपने मन की बात लिखती है, हुआयू मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। इसके बाद वो उसे गुड नाइट कहती है। अगली सुबह अंकल जियांग किंचू से पूछते हैं कि क्या उसका और मिस्टर वेन का झगड़ा हुआ है। वो बताते हैं कि वेन हुआयू ने उन्हें फोन करके कुछ साफ कपड़े ऑफिस पहुंचाने को कहा था। अंकल जियांग जानते हैं कि एम्प्लॉयर के पर्सनल मामले में बोलना सही नहीं, फिर भी वो किंचू को समझाते हैं कि वेन हुआयू उसकी बहुत केयर करता है। उनके हिसाब से वेन हुआयू को लड़कियों के साथ रिलेशनशिप हैंडल करना नहीं आता। कई बार उसके वर्ड्स और एक्शन सही तरीके से सामने नहीं आते, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि वो किंचू से बहुत प्यार करता है। इसलिए अंकल जियांग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वेन हुआयू से नाराज न रहे। फिर वो बताते हैं कि कपड़े देने जाते समय उन्होंने सुना था कि वेन हुआयू ने बर्लिन की टिकट बुक की है। किंचू घबराकर पूछती है कि क्या वो जा चुका है और क्या वापस नहीं आएगा। अंकल जियांग बताते हैं कि उसकी फ्लाइट दोपहर 2 बजे है। किंचू समय देखकर समझती है कि अगर वो अभी एयरपोर्ट के लिए निकले तो वेन हुआयू को जाने से पहले रोक सकती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही किंचू के पास वेन हुआयू को ढूंढने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता, इसलिए अनाउंसमेंट करवाई जाती है कि बर्लिन जाने वाले पैसेंजर मिस्टर वेन हुआयू तुरंत डिपार्चर हॉल में आए क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही है। किंचू अनाउंसमेंट रूम के पास खड़ी होकर बार बार वेन हुआयू का नाम बोलने की कोशिश करती है। डर और बेचैनी में अचानक उसके मुंह से आवाज निकलती है, वेन हुआयू। वो लगातार उसका नाम पुकारती रहती है। जब वेन हुआयू वहां पहुंचता है तो उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। उसकी किंचू आखिर बोल सकती थी। किंचू रोते हुए पूछती है कि हुआयू उससे क्यों छिप रहा है, क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। उसने तो कहा था कि दोनों ऐसी लव स्टोरी बनाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। किंचू को लगता है कि वेन हुआयू ने मान लिया है कि वो अमेरिका में ज्यादा खुश थी, इसलिए वो उसे वापस भेजकर खुद दूर जा रहा है। किंचू साफ कहती है कि वो इस वक्त अनहैप्पी नहीं बल्कि बहुत खुश है। वो अमेरिका इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अब वो घर के पास रहना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लव में अपना करियर भूल गई है। उसे पियानो से प्यार है और वो सीखने का मौका नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो वेन हुआयू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ कर न जाए। वेन हुआयू उसे पहले अपना जवाब सुनने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसने किंचू को छोड़ने के बारे में कभी फैसला नहीं किया। जर्मनी के प्रोजेक्ट में अचानक प्रॉब्लम आ गई थी और वो कल से लगातार मीटिंग्स में बिजी था। हाँ, उसने आंट और किंचू की कॉन्वर्सेशन जरूर सुन ली थी। उसके मन में एक पल ये ख्याल आया कि अगर किंचू की खुशी अमेरिका जाने में है तो वो उसे फ्रीडम दे देगा। लेकिन वेन हुआयू स्वीकार करता है कि वो इतना सेल्फलेस नहीं है। वो किंचू को खुद से दूर नहीं कर सकता। लव हमेशा लॉजिक से नहीं चलता। अगर एक दिन किंचू को उसकी जरूरत न भी रहे तब भी वो नहीं चाहेगा कि किंचू उसे छोड़कर जाए। वो पूछता है कि उसके मन की ये सेल्फिश बात जानने के बाद भी क्या किंचू उसके साथ रहना चाहेगी। किंचू बिना झिझक हाँ कह देती है।
फिर वेन हुआयू असली ट्रैवल प्लान समझाता है। उसके बड़े भाई के जर्मनी वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई है और दोनों को मिलकर उसे सॉल्व करना है। इसी वजह से रिटर्न टिकट अभी बुक नहीं हुई। उसका फोन भी डिस्चार्ज हो गया था और मीटिंग्स के कारण वो चार्ज करना भूल गया। वो वादा करता है कि आज रात तक विंचू का फोन नंबर पूरी तरह याद कर लेगा। तभी बर्लिन फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो जाती है और वेन हुआयू को जाना पड़ता है। जर्मनी पहुंचकर वेन हुआयू अपने बड़े भाई वेन जियो के साथ प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने लगता है। उसे बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो हैचिंग वापस जा सकता है। वेन हुआयू भी कहता है कि अब घर लौटने का समय आ गया है। इसके बाद पता चलता है कि साइनिंग पर फॉलोअप रिपोर्ट करने के लिए हैचिंग टीवी के रिपोर्टर्स आने वाले हैं। वेन जियो जर्मन ब्रांच और इस प्रोजेक्ट का हेड है, इसलिए इंटरव्यू के लिए वही सही व्यक्ति है। लेकिन वेन हुआयू से भी मीडिया के सामने जाने को कहा जाता है। वो पूछता है कि जब प्रोजेक्ट की पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बड़े भाई के पास है तो उसे क्यों भेजा जा रहा है। अगर रिपोर्टर ने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया और वो जवाब नहीं दे पाया तो पूरी कंपनी की एम्बैरसमेंट होगी। बात करते समय वेन जियो की नज़र वेन हुआयू के फोन पर लगे फैंसी एक्सेसरी पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये क्या है। वेन हुआयू से टीज करते हुए कहता है कि एक पुराने सिंगल आदमी को इसका मतलब समझ नहीं आएगा। ये कपल सेट है जो उसकी वाइफ ने उसके लिए खरीदा है। बाद में वेन जियो उसे बैंक्वेट से पहले भागने से रोकता है और उसका कॉलर ठीक करने को कहता है। इंटरव्यू के समय रिपोर्टर शू को वेन जियो से मिलवाया जाता है, जो जेनहुआन ग्रुप की जर्मन ब्रांच का हेड है। साथ ही वेन हुआयू का भी इंट्रोडक्शन होता है। शू शिन खास तौर पर वेन हुआयू के लिए क्वेश्चंस तैयार करके लाई होती है और उसे पेपर्स देखने के लिए देती है, मगर वेन जियो अचानक कहता है कि आज का इंटरव्यू वो देगा। शुशिन बताती है कि सारी तैयारी वेन हुआयू को इंटरव्यू करने के हिसाब से हुई है। आखिरी समय पर इंटरव्यू भी बदलने से काफ़ी समय खराब होगा। वेन जियो जवाब देता है कि आज का टॉपिक साइनो जर्मन कोऑपरेशन है, वेन हुआयू की पर्सनल लाइफ नहीं। अगर रिपोर्टर शू सच में प्रोफेशनल है तो उसे पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव हेड होने के कारण वेन जियो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा सही व्यक्ति है। आखिर इंटरव्यू वेन हुआयू की जगह वेन जियो के साथ करने का डिसीजन लिया जाता है। काम के बाद वेन हुआयू किंचू को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो घर पहुंच गई या नहीं। फिर वो अपने भेजे गिफ्ट के बारे में पूछता है। किंचू बताती है कि उसे गिफ्ट और उसका ब्लू कलर बहुत पसंद आया। वेन हुआयू कहता है कि पहले ब्लू उसका फेवरेट कलर नहीं था, किंचू की वजह से ही उसे ये रंग पसंद आने लगा। हुआयू पूछता है कि किंचू का दिन कैसा रहा। किंचू बताती है कि उसने अपनी पसंद की चीज़ खरीदी और उसे फ्लावर्स भी मिले, इसलिए वो बहुत खुश है। वेन हुआयू अंदाज़ा लगाता है कि उसने शायद शीट म्यूज़िक खरीदा होगा। किंचू कहती है कि वो चीज़ क्या है, ये हुआयू के वापस आने पर बताएगी। इसके बाद वेन हुआयू पूछता है कि क्या किंचू ब्रोकन आइस ब्लू रोज़ का मीनिंग जानती है। किंचू मना करती है। वेन हुआयू बताता है कि इस ब्लू रोज का एक और खास मीनिंग है, मगर वो नहीं चाहता कि किंचू अभी इंटरनेट पर उसे सर्च करे। वो अपने लौटने तक इसे सीक्रेट रखना चाहता है। कुछ देर बाद शुशिन अकेले वेन हुआयू के पास आती है। वो कहती है कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। एक बार वेन हुआयू ने कुछ बदमाशों को वहाँ से भगाकर उसकी मदद की थी, लेकिन शुशिन को कभी पर्सनली धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। वेन हुआयू बिना कोई पर्सनल इंटरेस्ट दिखाए केवल कहता है कि उसने उसका धन्यवाद स्वीकार कर लिया। शुशिन को उसके कोल्ड जवाब की उम्मीद नहीं थी। वेन हुआयू सीधा पूछता है कि क्या इसके अलावा भी उसे कोई काम है। शुशिन के पास कहने को कुछ नहीं बचता, इसलिए वो गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वेन हुआयू को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि परसों होने वाली ऑक्शन में वो खास आइटम मौजूद होगा जिसे वो खरीदना चाहता है। वेन हुआयू से दूर जाने के बाद शुशिन रिपोर्टर हू फे को रोकती है और उससे अभी ली गई फोटोग्राफ्स दिखाने को कहती है। वो फे पूछता है कि क्या वो फोटोज डिलीट कर दे, लेकिन शुशिन उसे रोक देती है। वो झूठी कहानी बनाती है कि उसका और वेन हुआयू का रिलेशनशिप पुराना है, मगर वेन हुआयू की स्पेशल फैमिली पोजीशन के कारण वे इसे पब्लिक नहीं कर सकते। शुशिन कहती है कि नॉर्मल रिलेशनशिप होने के बाद भी उन्हें छिपकर मिलना पड़ता है। दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे और वो वेन हुआयू के लिए ही हैचिंग आई थी। उसके मुताबिक उसने इस रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइस किया है, मगर अब हमेशा बिना किसी ऑफिशियल पहचान के इंतजार नहीं कर सकती। हू फे उसकी बात सच मान लेता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस आदमी का नाम पूछता है। शुशिन साफ बताती है, वेन हुआयू। अब उसका प्लान उन्हीं सीक्रेटली ली गई फोटोज के जरिए खुद को वेन हुआयू की गर्लफ्रेंड साबित करने का है। दूसरी तरफ वेन हुआयू अपने बड़े भाई से कहता है कि कंपनी का जो भी पेंडिंग काम है उसे उसी रात खत्म कर लिया जाए। वेन जियो पूछता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, जबकि अभी कई दिन बाकी हैं। वेन हुआयू बताता है कि कल ऑक्शन खत्म होते ही वो हैचिंग लौट जाएगा, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की बहुत याद आ रही है। वेन जियो उसकी जल्दबाजी देखकर किंचू को फोन करने की बात करता है, लेकिन वेन हुआयू साफ है कि अब जर्मनी का काम खत्म करके उसे ज्यादा समय वहां नहीं रुकना। उसका पूरा ध्यान जल्द से जल्द किंचू के पास लौटने पर है।
रीडिंग आगे बढ़ती है और वेन हुआयू जिस आइटम के लिए आया था वो आखिर 200 मिलियन यूरोज में सोल्ड हो जाता है। ऑक्शन के बाद शूशन को पता चलता है कि उसके पास वाली सीट असल में वेन जियू की थी। उसकी एक कलीग पूछती है कि क्या वेन हुआयू के साथ उसका झगड़ा हो गया है। शूशन कहती है कि वो तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, मगर उल्टा वेन हुआयू डर कर या नाराज होकर दूर चला गया। फिर दोनों उन फोटोग्राफ्स की बात करते हैं जिनमें शूशिन और वेन हुआयू एक साथ दिखाई दे रहे हैं। शूशिन सोचती है कि स्कैंडल बाहर आने के बाद वेन हुआयू उसे ज़्यादा नोटिस करेगा या उससे और ज़्यादा नफरत करने लगेगा। एक पल वो प्लान रोकने के बारे में सोचती है, मगर उसे डाउट है कि ह्यूफे अब पीछे हटेगा। आखिर शूशिन खुद को समझाती है कि अगर वेन हुआयू सच में मैरिड है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी हुई है तो डिवोर्स भी हो सकता है, इसलिए वो अपनी कोशिश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जल्द ही वेन हुआयू को खबर मिलती है कि उसका और रिपोर्टर शूशिन का स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पब्लिक ओपिनियन तेजी से उनके खिलाफ जा रहा है। जेनहुआन ग्रुप की पीआर और लीगल टीम्स पहले ही काम शुरू कर चुकी होती हैं। वेन हुआयू कंपनी की तरफ से तुरंत स्टेटमेंट जारी करने को कहता है जिसमें साफ हो कि वो मैरिड है। जो लोग झूठी खबर बना रहे हैं उन्हें लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। उसकी टीम सुझाव देती है कि स्टेटमेंट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट या वेन हुआयू और उसकी वाइफ की फोटोग्राफ लगा दी जाए तो बात ज़्यादा कन्विंसिंग बनेगी। वेन हुआयू तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो अपनी वाइफ को इस विवाद में सामने नहीं लाना चाहता। उसके मुताबिक अगर जेनहुआन का लीगल डिपार्टमेंट इतनी सी प्रॉब्लम भी किनचू को एक्सपोज किए बिना नहीं संभाल सकता तो ऐसे डिपार्टमेंट का कोई फायदा नहीं। वेन जियू बताता है कि फोटोग्राफ लेने वाला बर्लिन का एक रिपोर्टर था और उसकी जांच शुरू हो चुकी है। वो आगे की कार्रवाई वेन हुआयू पर छोड़ देता है। वेन हुआयू बाकी सब काम रोककर सबसे पहले किनचू को कॉल करने का फैसला करता है। उधर किनचू रिंग शॉप से निकलकर एक कॉफी शॉप के बाहर शिंगशिंग का इंतजार कर रही होती है। शिंगशिंग पहुंचते ही उससे पूछती है कि क्या उसने वेबो देखा। वेन हुआयू और रिपोर्टर शूशिन की बर्लिन में साथ ली गई फोटोग्राफ वायरल हो चुकी है और ऑनलाइन लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। शिंगशिंग खुद कहती है कि उसे भरोसा नहीं कि वेन हुआयू ऐसा आदमी है, फिर भी वो किनचू को फोन करके सीधे पूछने की सलाह देती है। उसके मुताबिक अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वेन हुआयू एक्सप्लेन कर देगा और अगर सच में कुछ है तो कम से कम फिंचू को सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन फिंचू पैनिक नहीं करती। वो साफ कहती है कि उसे वेन हुआयू पर भरोसा है। केवल एक फोटो और ऑनलाइन रूमर्स उसके ट्रस्ट को नहीं बदल सकते। कुछ देर बाद वेन हुआयू का फोन आता है। वो सबसे पहले पूछता है कि फिंचू ने न्यूज़ देखी या नहीं। किनचू हाँ कहती है। वेन हुआयू तुरंत सॉरी बोलकर कहता है कि किनचू पहले उसकी एक्सप्लेनेशन सुने क्योंकि बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो फोन वेन जियू को देता है। बड़े भाई के तौर पर वेन जियू पहली बार किनचू से बात करता है और इस अजीब सिचुएशन के लिए माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि आज का पूरा मामला एक्सीडेंट था और किसी ने बुरी नीयत से वेन हुआयू की फ़ोटो ली। वो किनचू को भरोसा दिलाता है कि जर्मनी में वो रोज़ अपने छोटे भाई पर नज़र रख रहा था। किनचू ने दिन भर फ़ोन नहीं उठाया तो वेन हुआयू बहुत परेशान था। किनचू शांति से वेन जियू का धन्यवाद करती है और फिर हुआयू से अकेले बात करने को कहती है। फ़ोन वापस मिलते ही वेन हुआयू जल्दी जल्दी पूरी सफाई देने लगता है। शूशिन ने कहा कि वे कॉलेज में मिले थे, मगर वेन हुआयू को वो ठीक से याद भी नहीं। उसने विदेश में कुछ लोगों को एक चाइनीज़ लड़की को परेशान करते देखा था, इसलिए बस उसकी मदद की थी। वेन हुआयू बताता है कि इतने सालों में कई महिलाएं उसके करीब आने की कोशिश करती रहीं, मगर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे शुरू से केवल किनचू से प्यार था। उसने शूशिन को साफ बता दिया था कि वो मैरिड है और उसे दूरी रखनी चाहिए, फिर भी वो बार बार पास आती रहीं। वो गुस्से में इसका ब्लेम अपने बड़े भाई पर डालने लगता है। अगर वेन जियू ने इंटरव्यू एक्सेप्ट न किया होता या टाइम पर पहुंच जाता तो शूशिन को उससे मिलने और पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता। किनचू से अपने भाई को ब्लेम न करने को कहती है। वेन हुआयू मानता है कि उसकी केयरलेसनेस के कारण किसी को फ़ायदा उठाने का मौका मिला। वो किनचू से नाराज़ न होने की रिक्वेस्ट करता है। किनचू उसे भरोसा दिलाती है कि वो नाराज़ नहीं है। वो हुआयू को काम खत्म करने और आराम करने को कहती है। रात काफ़ी हो चुकी थी और शिंगशिंग अभी किनचू का इंतज़ार कर रही थी। कॉल खत्म करते समय किनचू कहती है कि वो घर पर उसका इंतजार करेगी। जर्मनी का काम खत्म करके लौटने से पहले वेन हुआयू एक परेशान करने वाला सपना देखता है। सपने में किनचू उसे पहचानने से मना कर देती है। नींद खुलने के बाद भी ये सपना उसे बहुत रियल महसूस होता है। आखिर वेन हुआयू हेचेंग वापस पहुंच जाता है। घर लौटते ही किनचू उसे देखकर कहती है, तुम वापस आ गए। वेन हुआयू भी राहत के साथ जवाब देता है कि हाँ, वो लौट आया है। दोनों ठीक से अकेले बात भी नहीं कर पाते कि अंकल जियांग आकर बताते हैं कि वेन हुआयू की माँ और आंट घर आई हुई हैं। अब किनचू की आवाज़ वापस आने की खबर उनसे ज़्यादा देर छिपी नहीं रह सकती।
वेन हुआयू की माँ और आंट को देखते ही किनचू उन्हें मॉम और आंटी कहकर ग्रीट करती है। उसकी आवाज़ सुनते ही दोनों महिलाएं हैरान रह जाती हैं। अगले ही पल उनकी हैरानी खुशी में बदल जाती है। वे बार बार किनचू से बोलने को कहती हैं और खुश होती हैं कि उनकी चूचू आंखें ठीक हो गई। वेन हुआयू से पूछती हैं कि क्विंचू ने बोलना कब शुरू किया। वो बताता है कि जिस दिन वो बर्लिन जा रहा था उसी दिन क्विंचू की आवाज़ वापस आई थी। काम और बाकी घटनाओं के बीच वो फैमिली को ये खबर बताना भूल गया। क्विंचू के ठीक होने की न्यूज़ तुरंत बाकी वेन फैमिली के साथ भी शेयर की जाती है। फोन पर सभी उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। क्विंचू भी खुशी से बताती है कि वो सच में बोल सकती है। इसके बाद वेन हुआयू की माँ नोटिस करती है कि किनचू पहले से कमजोर लग रही है। वो पूछती है कि कहीं हुआयू ने उसे परेशान तो नहीं किया। वेन हुआयू तुरंत कहता है कि किनचू की हालत के लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। किनचू भी हंसकर बताती है कि उसने सुबह अपना वेट चेक किया था और वो 1 पाउंड बढ़ चुका है। वेन हुआयू की माँ फिर सीरियस होकर किनचू से माफी मांगती हैं। कहती हैं कि हुआयू और शुशिन की फेक न्यूज़ की वजह से किनचू को जो परेशानी हुई वो सही नहीं था। एक माँ होने के नाते उन्हें अपने बेटे पर भरोसा है कि वो दूसरी महिलाओं के पीछे जाने वाला आदमी नहीं है, मगर ये सिचुएशन उसकी केयरलेसनेस से बनी थी। वेन हुआयू अपनी गलती मान लेता है। फैमिली ये भी कहती है कि गलती मानना अलग बात है, लेकिन रूमर्स फैलाने वाले लोगों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। वेन फैमिली इतनी कमज़ोर नहीं कि पब्लिक ओपिनियन से कोई उन्हें कंट्रोल कर सके। फिलहाल वे इस अनप्लेजेंट मैटर को पीछे छोड़ना चाहती हैं। मॉम और आंटी किनचू को तैयार होने के लिए कहती हैं क्योंकि वे उसे शॉपिंग पर ले जाकर अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। शॉपिंग से लौटने के बाद किनचू काफ़ी थकी हुई होती है। पूछता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा थक गई। किनचू मानती है कि थोड़ी टायर्ड है और मजाक में कहती है कि अगली बार मॉम और आंटी के साथ शॉपिंग करने के बजाय वो हुआयू के साथ जाएगी। फिर वो चिंता जताती है कि मॉम और आंटी ने उसे बहुत महंगी चीज़ें दी हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना उसे ठीक नहीं लग रहा। वेन हुआयू पूछता है कि वो उनके गिफ्ट्स क्यों नहीं ले सकती। अगर किनचू गिफ्ट्स वापस करेगी तो दोनों को लगेगा कि उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं करती। किनचू तुरंत कहती है कि उसे मॉम और आंटी दोनों बहुत पसंद हैं। वेन हुआयू प्लेफुल बनते हुए पूछता है कि इसका मतलब वो उसे और डैड को पसंद नहीं करती। किनचू कहती है कि डैड को पसंद करने के लिए उसे हुआयू की ज़रूरत नहीं है। वेन हुआयू भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मिसेस वेन वो भी उसे पसंद करता है। फिर वो शिकायत करता है कि क्विंचू के आने के बाद फैमिली के सभी लोग उसे गिफ्ट्स देते रहते हैं जबकि उसे कोई कुछ नहीं देता। ये सुनकर क्विंचू बताती है कि उसने हुआयू के लिए भी गिफ्ट तैयार किया है। वो जल्दी में बिना शूज़ पहने उसे लेने जाती है। वेन हुआयू कोल्ड फ्लोर पर उसके नंगे पैर देखकर पहले उसकी चिंता करता है। क्विंचू अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ उसे देती है। वो मानती है कि ये किसी स्टोर की चीज़ जितनी परफेक्ट नहीं है, मगर उसने इसे पूरी मेहनत से बनाया है। इसके साथ क्विंचू वेन हुआयू को देर से ही सही हैप्पी बर्थडे बोलती है। वेन हुआयू हैरान होकर पूछता है कि क्या क्विंचू ने इसे खुद बनाया है। गिफ्ट में ब्लू टॉपाज लगा होता है। क्विंचू ने उसके बर्थडे से जुड़ा कलर देखकर इसे डिजाइन किया था। वेन हुआयू कहता है कि गिफ्ट बहुत अच्छा है और उसे सच में पसंद आया। किंचू बताती है कि उसके पास भी इसी तरह की एक चीज है। वेन हुआयू खुश होकर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मैचिंग पीसेस साथ पहन सकते हैं। अब किंचू का हैंडमेड गिफ्ट उनके कपल सेट का हिस्सा बन जाता है। कुछ समय बाद किंचू वेन हुआयू से कहती है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। वो सच स्वीकार करती है कि वो अकेले डॉक्टर जाओ के पास दोबारा गई थी। उस हिप्नोसिस सेशन में उसे ऐसी कई बातें याद आईं जो उसका माइंड पहले दबा चुका था। किंचू वेन हुआयू को किन देशान की कई बातें बताती है। एक्सीडेंट के बाद उसके पिता ने उसी को ब्लेम किया था। उन्होंने कहा था कि अगर शिंचू बार बार अपने भाई को एयरपोर्ट से लेने और छोड़ने के लिए न कहती तो एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने किंचू के मुंह और उसकी बातों को पूरी ट्रेजेडी की वजह बताया था। सबसे ज्यादा असर उस सवाल ने किया था, तुम म्यूट क्यों नहीं हो जाती। वेन हुआयू उससे पूछता है कि क्या वो अपने पिता से नफरत करती है। किंचू हाँ कहती है। उसे याद नहीं कि उसने किंदेशान के सामने संभल कर चलना कब शुरू किया था। किंदेशान ने किंचू और किन हुआई को शायद ही कभी फादर वाला प्यार और केयर दी थी। वो अक्सर केवल नशे में घर लौटता और उसकी माँ के साथ भी उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। किंचू एक और बात बताती है कि उसने और उसके भाई ने कभी प्यार या रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटमेंट महसूस नहीं की। दोनों ने अपने पिता के अंदर रिलेशनशिप का सबसे खराब रूप देखा था। इसी कारण उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी क्विंडेशन जैसा पार्टनर न मिल जाए। यानली से एंगेजमेंट भी क्विंचू ने प्यार के कारण एक्सेप्ट नहीं की थी। उसे उस समय लगता था कि जब शादी से कोई खुशी मिलनी ही नहीं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे शादी करेगी। लेकिन संयोग से उसने अपनी आंखों से यानली को चीटिंग करते देख लिया। उसी दिन उसकी मुलाकात वेन हुआयू से हुई, जिसने उसे उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की हिम्मत दी। किंचू कहती है
कि उस समय वेन हुआयू ने उसे बचाया था। वेन हुआयू जवाब देता है कि पुरानी सारी बुरी बातें अब पीछे छूट चुकी हैं, आगे वो किंचू का अच्छा पार्टनर और अच्छा हस्बैंड बनेगा। वो ये भी कहता है कि समय आने पर वो एक अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश करेगा। अब वेन हुआयू की टीम उसे एशियन फाइनेंशियल फोरम की इन्फॉर्मेशन देती है। ये फोरम परसों हैचिंग में होने वाला था। चेयरमैन ने कहा था कि अगर वेन हुआयू का जाना कन्वीनियंट न हो तो वो उसकी जगह अटेंड कर सकते हैं, मगर वेन हुआयू बताता है कि हर साल वही जाता है, इसलिए इस बार भी जाएगा। कंपनी स्टाफ समझाता है कि इस साल सिचुएशन अलग है। फोरम हेचंग में हो रहा है और हेचंग टीवी पूरे इवेंट की कवरेज करेगा। वही फीमेल रिपोर्टर शूशिन भी वहां मौजूद होगी। टीवी स्टेशन फोरम में आने वाले बिजनेसमैन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज करेगा और सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। ये सुनकर वेन हुआयू कहता है कि तब तो उसका पर्सनली जाना और भी जरूरी है। वो इवेंट में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, इंटरव्यू की लोकेशन वो खुद डिसाइड करेगा। स्टाफ पूछता है कि क्या पीआर डिपार्टमेंट को किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए। वेन हुआयू मना कर देता है। जेनहुआन ग्रुप का ऑफिशियल अकाउंट भी उसी समय लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा। उसका प्लान साफ है। शुशी ने पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, इसलिए अब वेन हुआयू उसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सच सामने लाएगा। दूसरी तरफ ही मिंगलैंग ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स से लव एडवाइस मांग रहा होता है। वो बताता है कि कुछ समय पहले रिंग मेकिंग शॉप पर उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जिसे देखते ही उसका दिल आ गया। वो लड़की कई दिनों से शॉप पर वापस नहीं आई, लेकिन मिंगलैंग ने किसी तरह उसका फोन नंबर हासिल कर लिया है। अब वो सबकी राय पूछता है कि उसे उस लड़की से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि जब कोई लड़की सच में पसंद आए तो डरने के बजाय उसे ब्रेवली परस्यू करना चाहिए। उसे अपनी फीलिंग्स खुलकर बता देनी चाहिए, चाहे सामने वाली लड़की का जवाब कुछ भी हो। मिंगलैंग को ये एडवाइस बहुत पसंद आती है। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि क्या करना है। वो अपने दोस्त को प्यार से अपना सच्चा भाई कहता है और उस लड़की को मैसेज करने का फैसला कर लेता है। इसी बीच टीवी स्टेशन का डायरेक्टर शूशिन को अपने ऑफिस में बुलाता है। शूशिन को लगता है कि उसकी फेक न्यूज की वजह से उसे नौकरी से निकाला जाएगा। वो ऑफिस पहुंचकर पहले ही कह देती है कि चाहे उसे फायर कर दिया जाए, उसे अपने किए पर पछतावा नहीं होगा और मौका मिलने पर वो फिर वही करेगी। डायरेक्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि वो बेकार की बातें कर रही है। उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एशियन फाइनेंशियल फोरम की रिपोर्टिंग सौंपने के लिए बुलाया गया है। फोरम में पार्टिसिपेटिंग बिजनेसमैन के इंटरव्यूज वाला स्पेशल सेगमेंट होगा और स्टेशन चाहता है कि शूशिन उसे हैंडल करे। शूशिन हैरान होकर पूछती है कि क्या वे सच में उसे भेजना चाहते हैं। डायरेक्टर बताता है कि जेनहुआन ग्रुप भी लगातार पूछ रहा था कि इंटरव्यू का होस्ट कौन होगा। शूशिन को वर्तमान कंट्रोवर्सी देखते हुए लगता है कि वेन हुआयू के सामने उसका जाना ठीक नहीं होगा। तभी डायरेक्टर खुलासा करता है कि वेन हुआयू केवल इवेंट अटेंड ही नहीं करेगा, बल्कि शूशिन को एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू भी देगा। इंटरव्यू की लोकेशन वेन हुआयू का अपना घर है। एड्रेस उसे बाद में दिया जाएगा। ये सुनते ही शूशिन फिर गलत मीनिंग निकाल लेती है। उसे लगता है कि वेन हुआयू शायद उसमें इंटरेस्टेड है और रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने सबके सामने इंटरव्यू के लिए अपने घर बुलाया। इसी उम्मीद में वो स्टेशन का अरेंजमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। ऑफिस से निकलने के बाद रिपोर्टर हू फेई शूशिन को ढूंढता हुआ उसके पास आता है। वो नाराज है क्योंकि शूशिन ने पहले उसे बताया था कि वो और वेन हुआयू कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, मगर फैमिली प्रेशर की वजह से उसे प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिल रही। उसी कहानी पर भरोसा करके हूफे ने उसकी मदद की थी। अब हूफे सीधे कहता है कि शूशिन ने उससे झूठ बोला, लेकिन शूशिन फिर नई सफाई बनाती है। वो दावा करती है कि हुआयू को उसकी फैमिली ने किसी दूसरी महिला के साथ रहने पर मजबूर किया है, इसीलिए उसके पास सीक्रेट फोटोग्राफ्स लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शूशिन कहती है कि वो और वेन हुआयू सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हुआयू को उसकी केयर न होती तो इतने पब्लिक प्रेशर के बाद भी वो लाइव इंटरव्यू के लिए उसे अपने घर क्यों बुलाता। उसके मुताबिक वेन हुआयू की मैरिज केवल दिखावा है, जबकि उनका प्यार असली है। वहीं वेन फैमिली की तरफ से हू फे को शूशिन के झूठ की पूरी सच्चाई समझाई जाती है। उसे बताया जाता है कि वेन हुआयू 7 साल तक क्विंचू का इंतजार करता रहा और अब जाकर उससे शादी कर पाया है। अपनी वाइफ को इतना प्यार करने वाला आदमी किसी रिपोर्टर के लिए उसे छोड़ देगा, ये बात ही बेकार है। हुफे को ये भी सोचने के लिए कहा जाता है कि अगर शूशिन और वेन हुआयू सच में कपल होते तो उनके पास एक भी जेन्युइन कपल फोटो क्यों नहीं है। अपने रिलेशनशिप को साबित करने के लिए शूशिन को हुफे से छिपकर फोटोग्राफ क्यों खिंचवानी पड़ी। उसे साफ बताया जाता है कि वेन हुआयू अपने और किंचू के बारे में फैले झूठ को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इस स्कैंडल ने केवल उसकी पर्सनल लाइफ नहीं, जेनहुआन ग्रुप को भी नुकसान पहुंचाया है। हुफे झूठी कहानी में फंसाया गया था, मगर अगर सच पता चलने के बाद भी वो शूशिन की मदद करता रहा तो फिर उसे भी बराबर जिम्मेदार माना जाएगा।
हुफे सच सामने लाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी एक कंडीशन है कि वो पहले पूरा लाइव इंटरव्यू देखना चाहता है और उसके बाद शूशिन के झूठ को एक्सपोज करेगा। वेन फैमिली की तरफ से पहले कहा जाता है कि वो कंडीशन रखने की पोजीशन में नहीं है, मगर ह्यूफे बताता है कि उसके पास शूशिन के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। इसके बाद उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। लाइव इंटरव्यू वाले दिन शूशिन और टीवी स्टेशन की पूरी टीम वेन हुआयू के घर पहुंचती है। शूशिन साथ में कई चीज़ें लेकर आती है। वो कुकीज़, आइसक्रीम और एक पॉटेड प्लांट सही जगह रखवाती है। आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रखने और प्लांट को कॉफ़ी टेबल पर रखने के लिए कहा जाता है। फिर शूशिन इंटरव्यू से पहले कपड़े बदलने चली जाती है। अंकल जियांग बाकी टीम को अंदर लाकर बैठाते हैं। शूशिन घर में रखी चीज़ें ध्यान से देखती है और एक गिफ्ट देखकर पूछती है कि क्या ये वेन हुआयू ने दिया है। कुछ देर बाद वो रेस्टरूम का रास्ता पूछती है। उसे बताया जाता है कि रेस्टरूम पास वाली बिल्डिंग में है और कोई उसे वहां ले जा सकता है, मगर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला होता है, इसलिए शूशिन जाने का आइडिया छोड़ देती है और इंटरव्यू की तैयारी करने लगती है। वेन हुआयू के आने पर शूशिन बड़े अपनापन से कहती है कि दोनों फिर मिल गए। इसी दौरान उसकी नज़र घर में रखे क्यूट डॉल पर पड़ती है। वेन हुआयू तुरंत बताता है कि उसने ये अपनी वाइफ के लिए खरीदा था। वो इतना डिटेल तक बताता है कि डॉल किस शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में मौजूद किस स्टोर से खरीदा गया था। जेनहुआन ग्रुप का ऑफिशियल अकाउंट पहले से लाइव हो चुका था। फिर शूशिन की नज़र वेन हुआयू के हाथ में पहनी रिंग पर पड़ती है। वेन हुआयू साफ कहता है कि ये उसकी वेडिंग रिंग है जिसे उसकी वाइफ ने खुद बनाया है। इतने डायरेक्ट प्रूफ के बाद शूशिन को मानना पड़ता है कि वेन हुआयू सच में मैरिड है। फिर भी वो पीछे नहीं हटती। एक तरफ वो उसे छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी तरफ मिसेस वेन को लेकर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो सोचती है कि रिच फैमिलीज में ऐसे रिलेशनशिप्स बदलते रहते हैं। अगर वेन हुआयू के मन में उसके लिए जरा सी भी जगह हुई तो वो कोशिश नहीं छोड़ेगी। डॉल देखकर वो वेन हुआयू की वाइफ को चाइल्डिश समझ लेती है। उसके मन में आता है कि ऐसी मिसेस वेन कोई खास मुश्किल पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, इसलिए उसे क्विंचू से डरने की जरूरत नहीं। लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होते ही शूशिन ऑडियंस का वेलकम करती है और वेन हुआयू का इंट्रोडक्शन करवाती है। वेन हुआयू व्यूअर्स को ग्रीट करता है। इसके बाद ऑडियंस के रैंडम क्वेश्चंस लिए जाने लगते हैं। एक व्यूअर पूछता है कि वेन हुआयू का फर्स्ट लव कौन था। शूशिन इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए उससे कॉलेज डेज के बारे में डिटेल में बताने को कहती है। वेन हुआयू जवाब देता है कि जूनियर ईयर की समर में उसने एक लड़की को पहली नज़र में पसंद कर लिया था और उसके बाद उसे कभी भूल नहीं पाया। ये सुनकर शूशिन अपने मन में मान लेती है कि वेन हुआयू अब भी अपने फर्स्ट लव को नहीं भूला और उसकी वाइफ भी वो लड़की नहीं है। उसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में किसी की पूरी जीत नहीं हुई। वो कहती है कि फर्स्ट लव को भूलना सच में आसान नहीं होता और मिसेस वेन शायद इस फीलिंग को समझेंगी। वेन हुआयू उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है कि उसकी वाइफ ज़रूर समझेगी, क्योंकि उस फर्स्ट मीटिंग को 7 साल हो चुके हैं। फिर असली मीनिंग सामने आता है। जिस लड़की से उसे पहली नज़र में प्यार हुआ था वही आज उसकी वाइफ है। तभी क्विंचू क्लास से जल्दी घर लौट आती है। उसे देखते ही वेन हुआयू फॉर्मल इंटरव्यू भूलकर सबके सामने कहता है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है। किंचू बताती है कि आंटी की आज डेट थी, इसलिए क्लास जल्दी खत्म कर दी गई। किंचू पूछती है कि इंटरव्यू खत्म हुआ या नहीं। वेन हुआयू बताता है कि अभी बाकी है और टीवी स्टेशन की पूरी टीम घर में मौजूद है। फिर वो इंटरव्यू छोड़कर किंचू की पसंद की आइसक्रीम की बात करने लगता है। वो आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर में रखी है और वेन हुआयू उसे निकाल कर देने को तैयार हो जाता है। किंचू पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसका आइसक्रीम खाने का मन था। वेन हुआयू बताता है कि पिछली रात उसने किंचू को उसी आइसक्रीम के वीडियोस देखते पकड़ लिया था, इसलिए पहले से खरीद लाया। लाइव देख रहे लोग किंचू को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि मिसेस वेन तो किसी फेरी जैसी खूबसूरत हैं। क्रू के कुछ लोग पिछली मीटिंग को भी याद करते हैं, जब वेन हुआयू ने सुना था कि कोई उसकी वाइफ को परस्यू कर रहा है और वो मीटिंग छोड़कर चला गया था। किंचू धीरे से पूछती है कि क्या उसे कैमरा पर आना चाहिए। वेन हुआयू मना कर देता है। उसका कहना है कि अगर लोगों ने उसकी खूबसूरत वाइफ को देख लिया और कोई उसे ले गया तो वो क्या करेगा। वेन हुआयू वापस इंटरव्यू पर जाने से पहले किंचू से एक बाइट खिलाने की मांग करता है। किंचू उसे जल्दी जाने के लिए कहती है क्योंकि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो मन ही मन मानती है कि आंटी सही कहती थी। हुआयू दिन ब दिन ज़्यादा क्लिंगी होता जा रहा है। जाने से पहले किंचू उससे रिक्वेस्ट करती है कि शूशिन वाला मामला हैंडल करते समय बहुत बड़ा हंगामा न करे। वेन हुआयू उसे भरोसा देता है कि उसने सब कुछ सोचकर प्लान बनाया है। ऑफिशियल इंटरव्यू खत्म होने के बाद शूशिन लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने लगती है, मगर वेन हुआयू उसे रुकने को कहता है। वो बताता है कि ऑफिशियल बिजनेस की बात पूरी हो चुकी है, अब पर्सनल अकाउंट सेटल करने का समय है। तभी हुफे वहाँ सामने आता है। वो शूशिन से पूछता है कि शायद वो बाकी लोगों की बात न समझें, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर पहचानती होगी।
हुफे लाइव ऑडियंस के सामने स्वीकार करता है कि वेन हुआयू और शूशिन की फोटोग्राफ्स उसी ने ली थी और पिछली सारी रूमर्स को फैलाने में भी उसी का हाथ था। शूशिन तुरंत पलटकर कहती है कि हुफे ने पहले उसके और वेन हुआयू के बारे में फेक न्यूज बनाई और अब उसी को बदनाम कर रहा है। हुफे उसकी बात पकड़ लेता है, उसने अभी पूरा आरोप बताया भी नहीं था, फिर शूशिन को पहले से कैसे पता था कि वो उसे एक्सपोज करने आया है। शूशिन कोशिश करती है कि हुफे को कमजोर और झूठा दिखाया जाए, मगर हुफे वेन हुआयू और उसकी फैमिली से सिंसियरली माफी मांगता है। वो मानता है कि शूशिन की एक तरफा कहानी सुनकर उसने दोनों को रियल कपल समझ लिया था और उन्हीं फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन डाल दिया। उसकी फॉल्स रिपोर्टिंग ने वेन हुआयू और उसके परिवार को परेशानी दी। शूशिन बार बार कहती है कि हुफे झूठ बोल रहा है। वो लाइव स्ट्रीम बंद करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वेन हुआयू जानबूझकर कहता है कि उसे यह सब नॉनसेंस सुनना पसंद है और हुफे को जारी रखने देता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग या मैसेजेस के जरिए शूशिन की अपनी बातें सामने आती हैं। उसने ही कहा था कि उसके और वेन हुआयू के नॉर्मल रिलेशनशिप को पब्लिक से क्यों छिपाया जा रहा है। उसने हुफे को बताया था कि वे कॉलेज में मिले और उसने इस रिश्ते में बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं देखकर शूशिन मानती है कि उसने गलत किया, मगर वो सब वेन हुआयू को पसंद करने के कारण किया। वो पूछती है कि किसी को पसंद करना गलत कैसे हो सकता है। उसने 6 साल तक वेन हुआयू को चाहा, फिर उसने कभी उसे देखा क्यों नहीं। वेन हुआयू शांत तरीके से जवाब देता है कि किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की फीलिंग्स वापस न करना भी गलत नहीं है। कोई भी इंसान दूसरे से अपने प्यार का जवाब मांगने का हक नहीं रखता। अंत में वेन हुआयू अनाउंसमेंट करता है कि हुफे और शूशिन की फॉल्स स्टेटमेंट्स तथा रूमर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। वो पब्लिक का समय इस मैटर में लगने के लिए माफी मांगता है और ब्रॉडकास्ट बंद करवा देता है। ब्रॉडकास्ट के बाद शूशिंग हैरानी से क्विंचू से पूछती है कि क्या वेन हुआयू सच में उसे 7 साल से पसंद करता था। 7 साल पहले वे केवल 15 साल की थी और उन्हें वेन सरनेम वाला कोई दोस्त याद भी नहीं। किंचू भी कंफ्यूज्ड होती है। उसे लगता है कि शायद हुआयू ने स्कैंडल खत्म करने के लिए फर्स्ट लव वाली बात कही हो, मगर फिर उसे याद आता है कि शादी से पहले जब वेन हुआयू उसके साथ किन फैमिली के घर गया था, तब भी उसने किन देशान से यही कहा था कि वो 7 साल से किंचू को ढूंढ रहा है। किंचू कुछ समय के लिए सोचती है कि शायद हुआयू के दिल में कोई पुराना फर्स्ट लव हो जिसके बारे में उसने कभी खुलकर नहीं बताया। फिर वो खुद को रोक लेती है। उसके लिए फिलहाल इतना काफ़ी है कि वेन हुआयू अब उसका मिस्टर वेन है और उनके रिलेशनशिप में ट्रस्ट मौजूद है। कुछ समय बाद किंचू और वेन हुआयू एक कपल की 30th वेडिंग एनिवर्सरी के बैंकेट में पहुंचते हैं। वहाँ मौजूद एल्डर्स वेन हुआयू की वाइफ को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। वे बताते हैं कि वेन हुआयू के पिता पहले ही क्विंचू का वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। अब क्विंचू एक पहचानी जाने वाली आर्टिस्ट भी बन रही थी। वेन हुआयू फॉर्मली क्विंचू का इंट्रोडक्शन करवाता है। क्विंचू भी अंकल और आंटी को ग्रीट करके अपनी और हुआयू की तरफ से गिफ्ट देती है। वो उन्हें पर्ल वेडिंग की बधाई देती है और दुआ करती है कि दोनों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। जवाब में एल्डर्स भी चिंचू और वेन हुआयू को हमेशा साथ और खुश रहने की ब्लेसिंग देते हैं। बैंक्वेट में वेन हुआयू किंचू को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाता है। उनमें ही शिंगजी है जिससे किंचू पहले मिल चुकी थी और दूसरा हुओ जुए है। दोनों किंचू का वेलकम करते हैं और उसकी खूबसूरती देखकर समझ जाते हैं कि वेन हुआयू अपनी वाइफ को लेकर इतना क्रेजी क्यों है। कुछ देर बाद किंचू कहती है कि उसे रेस्टरूम जाना है। वेन हुआयू बिना सोचे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। उसके दोस्त तुरंत उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के घर में भी उसे अपनी वाइफ की सेफ्टी की इतनी चिंता है। किंचू भी उसे भरोसा दिलाती है कि वो अकेली जा सकती है और जल्दी लौट आएगी। फिर भी वेन हुआयू अपना फोन नंबर दिखाकर कहता है कि किसी भी जरूरत पर तुरंत कॉल करे। वो किंचू से कहता है कि उसे उसकी याद आएगी और जाते समय ध्यान रखे। किंचू उसे शांत करवाकर रेस्टरूम की तरफ चली जाती है। किंचू के जाने के बाद फ्रेंड्स ही मिंगलैंग की बात करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि मिंगलैंग ने एडवाइस मानकर अपनी पसंद की लड़की को मैसेज किया था, मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसी कारण वो काफी डिप्रेस्ड है। एक दोस्त कहता है कि हो सकता है उस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड हो। दूसरा जवाब देता है कि अगर कोई सच में पसंद आए तो उसे फिर भी ब्रेवली परस्यू करना चाहिए, वरना डर के कारण प्यार हाथ से निकल सकता है। वेन हुआयू इस सोच पर सवाल उठाता है। वो पूछता है कि अगर मिंगलैंग को उन्हीं में से किसी की वाइफ या गर्लफ्रेंड पसंद आ जाए तब भी क्या वे यही एडवाइस देंगे। तभी कोई मजाक में पूछ लेता है कि अगर मिंगलैंग की पसंद किंचू हुई तो क्या होगा। बाकी लोग तुरंत कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मिंगलैंग और किंचू तो कभी मिले तक नहीं।
उसी समय किंचू की मुलाकात रास्ते में ही मिंगलैंग से हो जाती है। मिंगलैंग उसे देखते ही पहचान लेता है और खुशी से कहता है कि उसे लगा था उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। वो किंचू की तारीफ करते हुए कहता है कि वो आज फेरी जैसी लग रही है। किंचू पूछती है कि क्या वो भी बैंक्वेट में आया है। मिंगलैंग बताता है कि ये उसका अपना घर है और आज उसके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। तभी किंचू समझती है कि वो ही शिंगजी का छोटा भाई है। मिंगलैंग पूछता है कि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। किंचू बताती है कि रिंग कुछ दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी, इसलिए वो शॉप पर वापस नहीं गई। फिर फोन नंबर चेक करने पर पता चलता है कि मिंगलैंग ने उसका आखिरी डिजिट गलत लिख लिया था। किंचू के नंबर का आखिरी डिजिट 7 था, 1 नहीं। अपनी गलती समझने के बाद मिंगलैंग और एक्साइटेड हो जाता है। वो किंचू को अपने अच्छे ब्रदर से मिलाने की बात करता है। उसके मुताबिक किंचू को देखकर वे सभी हैरान रह जाएंगे। फिर वो खुशी से अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसकी गॉडेस खुद उसके घर के बैंक्वेट में आई है। ही मिंगलैंग बड़े गर्व से किंचू को अपने ब्रदर्स के सामने लाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वैन हुआयू उसकी बात सुन लेता है। वो मिंगलैंग को बताता है कि उसकी जिस गॉडेस की वो इतने दिनों से बात कर रहा है वो कोई और नहीं, उसकी अपनी वाइफ है। शिंगजी और हुओजुए भी मिंगलैंग को समझाते हैं कि किंचू उसकी गॉडेस नहीं, उसकी सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर यू की वाइफ। मिंगलैंग को अपनी गलती समझते ही जोर का शॉक लगता है। फ्रेंड्स उसकी हालत देखकर हंसते हैं, जबकि वैन हुआयू पॉजेसिव होकर किंचू को अपने पास कर लेता है। वो साफ कहता है कि किंचू वैन हुआयू की डार्लिंग है, किसी भी दूसरे आदमी की गॉडेस नहीं। मिंगलैंग पिछले कई महीनों से ग्रुप चैट में जिस लड़की की बातें करता आ रहा था वो वैन हुआयू की वाइफ निकली। उसके फ्रेंड्स मजाक करते हैं कि अब मिंगलैंग को डाउनस्टेयर्स बुलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी एम्बैरसमेंट पूरी हो चुकी है। फिर सभी उसे क्विंचू को प्रॉपर तरीके से सिस्टर इन लॉ कहने के लिए मजबूर करते हैं। मिंगलैंग आखिर शर्माते हुए उसे सिस्टर इन लॉ बुलाता है। क्विंचू प्यार से उसका ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रेंड्स उसे याद रखने को कहते हैं कि क्विंचू उसकी छोटी भाभी है। वैन हुआयू अब भी जेलस होता है, इसलिए क्विंचू उसे शांत करती है। वो कहती है कि मिंगलैंग और उसके बीच केवल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। किंचू को खुद भी पता नहीं था कि वो हुआयू के दोस्त का छोटा भाई है, इसलिए उसे इस बार माफ कर देना चाहिए। फ्रेंड्स वैन हुआयू को टीज करते हुए कहते हैं कि किंचू इतनी खूबसूरत है कि आने वाले समय में और भी आदमी उसे अप्रोच करेंगे, तब वो हर किसी के साथ क्या करेगा। वे उससे पूछते हैं कि अगर क्विंचू कभी किसी दूसरे इंसान से प्यार करने लगे तो क्या वो दोनों को दूर भेज देगा। वैन हुआयू सीरियस होकर कहता है कि अगर ऐसा सच में हुआ और किंचू की खुशी उसी आदमी के साथ हुई तो वो उसे जाने देगा। ये सुनते ही किंचू मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। किंचू किसी पोजीशन या फेवर के कारण उससे प्यार नहीं करती, वो हुआयू को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो वैन हुआयू है। सबके सामने वो एक बार फिर कहती है कि उसे हुआयू से प्यार है। अकेले होने पर किंचू आखिर वैन हुआयू से 7 साल वाली बात पूछती है। वो जानना चाहती है कि अगर वे इतने साल पहले मिले थे तो हुआयू ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। हर बार किंचू पूछती थी तो वो बात को हल्के में टाल देता था। अगर किंचू ने पुरानी फोटो न देखी होती तो क्या वो पूरी जिंदगी ये बात छिपाए रखता। वैन हुआयू उसे रोते देखकर पहले शांत करना चाहता है, लेकिन किंचू कहती है कि आज भी वो असली बात बताने के बजाय उसके आंसुओं की चिंता कर रहा है। क्या उसकी कुछ बूंदें हुआयू के 7 साल के इंतजार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैन हुआयू कहता है कि अब पीछे मुड़कर देखने पर 7 साल ज्यादा लंबे नहीं लगते, क्योंकि अब वो जानता है कि आखिर में उसे किंचू मिल गई। मगर रियूनियन से पहले यही समय ईयर से मंथ्स, मंथ्स से डेज और फिर हर मिनट और सेकंड में बंटा हुआ था। उस समय इंतजार सच में बहुत मुश्किल था। वो ये सब किंचू को इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत जल्दी रोती है और उसकी तकलीफ सुनकर दुखी होती। किंचू कहती है कि अगर उसे पहले पता चलता तो वो बहुत मूव्ड होती। वैन हुआयू जवाब देता है कि मूव्ड होना लव नहीं है। वो नहीं चाहता कि किंचू उसकी लंबी वेटिंग या एहसान से दबकर उससे प्यार करे। उसकी सेल्फिश विश है कि किंचू केवल इसलिए उसे चुने क्योंकि वो वैन हुआयू हैं। किंचू पूछती है कि केवल एक मुलाकात और एक फोटो के कारण उसने इतने साल उसका इंतजार क्यों किया। वैन हुआयू जैसा आदमी उससे 1000 गुना बेहतर किसी को पा सकता था। वैन हुआयू कहता है कि अपनी पोजीशन के बावजूद वो भी एक साधारण इंसान है। खुशी में हंसता है, दुख में रोता है और बिना किसी रीज़न किसी से प्यार कर सकता है। उसने ये पॉसिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली थी कि शायद किंचू किसी और से शादी कर लें या दोनों कभी न मिलें। उस हालत में भी वो उसे बिना बताए प्यार करता रहता। अब किंचू को ब्लू रोज़ का छिपा मीनिंग याद आता है। ब्लू बिकॉज आई लव यू, यानी हर दिन तुमसे प्यार करना। वो मानती है कि हुआयू के चाइना लौटने से पहले मीनिंग सर्च न करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन कार में सीक्रेटली फ़ोन पर देख लिया था। वैन हुआयू कहता है कि उसे
पता है। वो बताता है कि उसने 2000 से ज़्यादा दिन और रात किंचू को पसंद करते हुए बिताए। पहले शायद उसे खुद नहीं पता था कि ये लव है या नहीं, मगर इतना ज़रूर जानता था कि किंचू उसे बहुत पसंद थी। अब उसे पूरा भरोसा है कि वो किंचू से सच में प्यार करता है। इसके बाद वेन हुआयू अपने आदमी जाओ शुडा को बुलाकर किन फैमिली के बारे में जमा की गई इन्फॉर्मेशन पूछता है। वो जानना चाहता है कि रिकॉर्ड्स कितने कंप्लीट हैं और उनमें हाल के सालों की सारी एक्टिविटी शामिल है या नहीं। इन्फॉर्मेशन पूरी होने की पुष्टि मिलते ही वेन हुआयू पूछता है कि किन फैमिली की कंपनी को बैंकरप्ट करने में कितना समय लगेगा। सामने वाला उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वेन हुआयू अपनी वाइफ के पिता की कंपनी खत्म करने की तैयारी कर रहा था। सामने वाला हैरान हो जाता है कि वेन हुआयू अपनी वाइफ के पिता की कंपनी को बैंकरप्ट करने की तैयारी कर रहा है। वेन हुआयू सीधे कीन फैमिली की कंपनी पहुंच जाता है। वहां कीन जेन उसे देखकर मन ही मन कीनचू से जलती है और सोचती है कि कीनचू ने उसका वेन हुआयू उससे छीन लिया। वेन हुआयू उससे बात करने के बजाय पूछता है कि कीन देशन कहाँ है। कीन जेन बताती है कि प्रेसिडेंट कीन बिजनेस के काम से बाहर गए हैं और जल्दी लौट आएंगे। वो वेन हुआयू को ऑफिस में बैठकर वेट करने की ऑफर देती है, लेकिन वेन हुआयू चीन देशन को फ़ोन करवाकर साफ कहता है कि अगर वो आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचा तो फिर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीन फैमिली पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा समय तक बची रही है। चीन देशन घबराकर कंपनी लौटता है और आते ही वेन हुआयू को अपना शानदार सन इन लॉ कहकर वेलकम करता है। वो एम्प्लॉयज़ को डांटता है कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट को खड़ा क्यों रखा। फिर वेन हुआयू को ऑफिस में टी देने की बात करता है। वेन हुआयू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, वो केवल कुछ बातें कहकर चला जाएगा। किन देशन फिर अपनी कंपनी के लिए और पैसे मांगने लगता है। वो कहता है कि पिछला इन्वेस्टमेंट कम पड़ गया था, इसलिए वेन हुआयू अपनी म्यूट डॉटर की खातिर एक बार और मदद कर दे। अपनी वाइफ के लिए फिर वही शब्द सुनते ही वेन हुआयू और सख्त हो जाता है। वो किन देशान को बताता है कि पहले वो किंचू की माँ के एक्सीडेंट के बाद हुई बातों पर डिस्कशन करना चाहता था, मगर अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। हाफ ब्लड रिलेशन होने के कारण वो किन देशन को केवल 2 चॉइसेस देगा। पहली चॉइस ये है कि किन देशन अपनी आधी मरी कंपनी चलाता रहे जब तक वो पूरी तरह बैंकरप्ट न हो जाए। दूसरी चॉइस में उसे कंपनी के मैनेजमेंट राइट्स छोड़ने होंगे। वो जिस हाउस में रहता है वो उसके पास रह सकता है, मगर कोई भी ऑप्शन चुने उसे लिन शुआंग और अपनी इलेजिटिमेट डॉटर चिन जेन के साथ हैचिंग छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। देशन पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है कि वेन हुआयू उसकी कंपनी और फैमिली के साथ इतनी सख्ती कर रहा है। वेन हुआयू केवल एक रीज़न देता है, उसने उसकी वाइफ को बुली किया था। हैचिंग से बाहर भेजना भी किन देशन पर दया करना है। फिर वेन हुआयू उसे यान फैमिली का रिजल्ट याद दिलाता है। यान ली को प्रिजन भेज दिया गया और उसके पेरेंट्स सब कुछ गंवाकर हैचिंग से गायब हो गए। इस रिजल्ट के बाद किन देशान को समझ जाना चाहिए कि वेन हुआयू अपनी वाइफ को चोट पहुंचाने वाले लोगों के साथ क्या करता है। वेन हुआयू किन देशान को हैचिंग छोड़ने के लिए कहता है और हाउस की आधी मार्केट वैल्यू देने को तैयार होता है। अंत में वो वही बात दोहराता है, ये डिस्कशन नहीं है, किन देशान को केवल फाइनल डिसीजन बताया गया है। कुछ समय बाद क्विन फैमिली को घर खाली करने के लिए कहा जाता है। लिन शुआंग और क्विन जेन सामान लेकर बाहर निकल रही होती हैं, तभी क्विंचू वहां पहुंचती है। लिन शुआंग उसे देखते ही अनग्रेटफुल कहती है और पूछती है कि क्या वो उनकी हालत पर हंसने आई है। वेन फैमिली का एम्प्लॉय तुरंत लिन शुआंग को रोकता है कि वो उनकी मिस्ट्रेस का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। किंचू उसे शांत करती है और बताती है कि वो केवल अपने 2 पुराने कपड़े लेने आई हैं, बाकी किसी चीज से उसे मतलब नहीं। लिन शुआंग ताना मारती है कि अब किंचू ने वेन हुआयू जैसी ऊंची पोजीशन वाले आदमी से शादी कर ली है, इसलिए उसे पुरानी चीजों की जरूरत क्यों होगी। वो वेन हुआयू पर भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट न करने का आरोप लगाती है। जो पहली बार खुलकर लिन शुआंग को नाम से बुलाती है और कहती है कि वो उसके पेशेंस को टेस्ट न करे। अगर लिन शुआंग ने अगली बार हुआयू या वेन फैमिली का अपमान किया तो किंचू उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। तभी किन देशन किंचू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि वेन हुआयू किंचू की हर बात मानता है, इसलिए वो उसकी तरफ से रिक्वेस्ट कर दे। वो हैचिंग छोड़ना नहीं चाहता और अपनी कंपनी भी बचाना चाहता है। किन देशान अपनी गलती मानने का नाटक करता है। वो कहता है कि लिन शुआंग ने उसे बहका दिया था और उसी कारण उसने अफेयर किया। अगर वेन हुआयू उसकी मदद कर दे तो वो लिन शुआंग को तुरंत डिवोर्स कर देगा। वो किंचू से वादा करता है कि लिन शुआंग और किन जेन को बाहर निकालकर केवल अपने असली बच्चों के साथ रहेगा। उसकी बातें सुनकर किंचू को अपने पिता का असली चेहरा पूरी तरह समझ आ जाता है।
अपने साथ लिन शुआंग के साथ रहने और किन जेन पर प्यार लुटाने के बाद भी अपने पैसे और स्टेटस पर बात आते ही किन देशान दोनों को बेकार चीज की तरह फेंकने को तैयार था। जिस किन जेन को वो प्रेशियस डॉटर कहता था, आज अपने फायदे के लिए उसी को छोड़ रहा था। किंचू साफ कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी और वेन हुआयू से उसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करेगी। किन देशान फिर अपने फादर होने का अधिकार जताता है। वो कहता है कि क्विंचू के एक शब्द से वो हैचिंग में रह सकता है और कंपनी दोबारा आगे बढ़ सकती है। वो दावा करता है कि लिन शुआंग की बातें सुनने के कारण उसने उस समय क्विंचू को इग्नोर किया जब उसे अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मगर क्विंचू को उसके प्यार पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे से प्यार करता है। जो जवाब देती है कि अगर वो सच में अपने बच्चों से प्यार करता तो किन हुआई के कोमा में जाने के समय कंपनी की चिंता नहीं करता। जब किंचू अपनी माँ और भाई के हादसे से टूट चुकी थी, तब वो उसे और दबाकर उसकी आखिरी हिम्मत खत्म नहीं करता। अगर किंदेशन सच में किन जेन से प्यार करता तो पैसे और पोजीशन बचाने के लिए आज उसे भी नहीं छोड़ता। किंचू कहती है कि किंदेशान ने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो खुद है। फिर क्विंचू उसे वो बात याद दिलाती है जिसे शायद वो भूल चुका था। क्विंचू की आवाज़ एक्सीडेंट ने सीधे नहीं छीनी थी। उसके म्यूट बनने की असली वजह क्विंडेशन था, जिसने उससे कहा था, क्विंचू तुम म्यूट क्यों नहीं हो जाती। क्विंचू कहती है कि अब वो क्विंडेशन से नफरत नहीं करती, मगर उससे प्यार भी नहीं करती। वो बिना किसी कंडीशन के केवल अपनी रियल फैमिली के साथ खड़ी होगी और उसकी फैमिली अब चिन हुआई, वेन हुआयू और वेन फैमिली है। चिन देशान उसमें शामिल नहीं है। चिन हाउस से निकलने के बाद चिन चू और वेन हुआयू की फ़ोन पर बात होती है। वेन हुआयू पूछता है कि वो क्या कर रही है और उसने खाना खाया या नहीं। चिन चू समझ जाती है कि हुआयू उसके लिए ही चिन देशान से मिलने गया था। वो कहती है कि उसे वेन हुआयू से कोई शिकायत नहीं है। उसे पता है कि उसने जो कुछ किया क्विंचू को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। क्विंचू भी केवल पुराना सामान लेने घर गई थी, क्विंदेशन को बचाने नहीं। वेन हुआयू तुरंत उसके पास आने की ऑफर करता है। वो कहता है कि उसे क्विंचू की बहुत याद आ रही है और अब ऑफिस में काम करने का मन नहीं है। क्विंचू मुस्कुराकर बताती है कि संयोग से वो भी उसे मिस कर रही है। फिर क्विंचू धीरे से कहती है कि आज उसे अपनी माँ की भी याद आ रही है। वेन हुआयू बिना देर किए उसके साथ माँ से मिलने चलने की बात करता है। वेन हुआयू उसके साथ उसकी माँ से मिलने की बात करता है और क्विंचू इसके लिए तैयार हो जाती है। किंचू के पहुंचने से पहले वेन हुआयू उसकी माँ की कब्र के सामने खड़ा होता है। वो उन्हें आंटजाओ कहकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम वेन हुआयू है और मैं आपकी बेटी का फियांसे हूँ। ये वही वक्त था जब किंचू पहली बार उसके साथ वेन फैमिली से मिलने गई थी। वेन हुआयू किंचू की माँ से वादा करता है कि वो अपनी जान लगाकर उनकी बेटी की रक्षा करेगा और पूरी जिंदगी उसे खुश रखेगा। वो किन हुआई की चिंता भी न करने को कहता है। वेन हुआयू उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स ढूंढेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वेन हुआयू एक बहुत ऑनेस्ट बात कहता है। अगर क्विंचू कभी उससे प्यार नहीं कर पाई तो वो उसे रोक कर नहीं रखेगा। वो क्विंचू को फ्रीडम दे देगा और जहाँ वो जाना चाहेगी वहाँ जाने देगा। वो किंचू की माँ से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो अपनी बेटी को कहीं से देख रही हैं तो उसे हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहने की ब्लेसिंग दें। अब किंचू उसी जगह पहुंचकर वेन हुआयू का नाम पुकारती है। वेन हुआयू तुरंत जवाब देता है कि वो यहीं है। किंचू अपनी माँ के सामने आने के बाद इमोशनल हो जाती है। वो सॉरी कहती है कि उसने यहाँ आने में इतना समय लगा दिया। किंचू फिर हुआयू से पूछती है कि वो यहाँ पहले कब आया था। वेन हुआयू बताता है कि जब किंचू पहली बार उसके साथ वेन फैमिली के घर गई थी उसी समय वो यहाँ भी आया था। किंचू समझ जाती है कि हुआयू बहुत पहले से उसकी माँ के सामने ये सारे प्रॉमिसेस कर चुका था, लेकिन उसने कभी किंचू के सामने इसका जिक्र नहीं किया। वेन हुआयू उसे रोता देखकर कहता है कि वो अब किसी और की वाइफ बन चुकी है, फिर भी इतनी रो रही है। किंचू उसे बड़ा इडियट कहती है। हुआयू ने उसकी ज़िंदगी के लिए इतना कुछ साइलेंटली किया, लेकिन उसे कभी बताया तक नहीं। वेन हुआयू कहता है कि मदर इन लॉ के सामने किंचू उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर सकती। फिर वो खुद को अनक्वालिफाइड सन इन लॉ मानता है, क्योंकि किंचू के आने से पहले वो कोई प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाया। किंचू उसे समझाती है कि बेटी और सन इन लॉ दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि तैयारी किसने की। अपनी माँ की तरफ देखकर किंचू कहती है, मॉम क्या आप देख रही हैं, मुझे एक बहुत बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। वो बताती है कि अब वो बड़ी हो गई है और अपनी केयर करना सीख चुकी है, इसलिए माँ को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर किंचू अपने दिल का गिल्ट बाहर निकालती है। वो मानती है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, मगर वो डर कर रियलिटी से भागती रही, इसी वजह से यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाई।
अब वो प्रॉमिस करती है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी और अपनी माँ से मिलने आती रहेगी। जब किन्हुआई पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसे भी यहाँ लेकर आएगी। अंत में वेनहुआयू भी किंचू की माँ के सामने एक बार फिर वादा करता है कि वो हमेशा चूचू का अच्छी तरह ध्यान रखेगा। दोनों अभी किंचू की माँ के पास ही होते हैं कि वेनहुआयू को हॉस्पिटल से कॉल आता है। सामने वाला पूछता है कि क्या वो मिस्टर वेन से बात कर रहा है और फिर बड़ी न्यूज़ देता है, किन्हुआई होश में आ गया है। वेनहुआयू को पहले भरोसा नहीं होता। वो दोबारा पूछता है कि क्या ये न्यूज़ सच है। हॉस्पिटल से कंफर्म किया जाता है कि किन्हुआई अभी अभी जागा है। ये सुनते ही वेनहुआयू एक्साइटेड होकर किंचू के पास जाता है और कहता है, छू छू, तुम्हारा भाई जाग गया है। वेनहुआयू तुरंत किंचू को बताता है कि उसका भाई होश में आ गया है। किंचू भी खुशी और हैरानी में किन्हुआई के जागने की खबर दोहराती है। हॉस्पिटल पहुंचकर किंचू अपने भाई को होश में देखकर इमोशनल हो जाती है। किन्हुआई उल्टा अपनी बहन को शांत करता है। वो कहता है कि अब उसे दुखी होने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका भाई ठीक है। इतने समय तक क्विंचू को परेशान करने के लिए वो खुद सॉरी बोलता है। डॉक्टर अंदर आकर बताते हैं कि क्विनहुआई के ज़रूरी टेस्ट हो चुके हैं। उसकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी तरह रिकवर कर रही है और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के साथ उसकी कंडीशन लगातार बेहतर हो सकती है। डॉक्टर जब किंचू को मिसेस वैन कहते हैं तो किन्हुआई तुरंत ये नाम पकड़ लेता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि वो मिसेस वैन कब बन गई। किंचू उसे बताती है कि वो और हुआयू पहले ही शादी कर चुके हैं। किन्हुआई को याद आता है कि वैन हुआयू लगभग उसी की उम्र का है। वो मजाक में कहता है कि इसका मतलब उसके और अपने ब्रदर इन लॉ के बीच तो ज़्यादा एज गैप नहीं, लेकिन क्विंचू और वैन हुआयू के बीच लगभग 3 जनरेशन गैप्स बनते हैं। फिर वो अपनी छोटी बहन से पूछता है कि कहीं उसे धोखे से शादी में तो नहीं फंसाया गया। किंचू कहती है कि उसके कोमा में रहने के दौरान बहुत कुछ हुआ है। किन्हुआई भी बताता है कि बेहोशी में उसने कई ड्रीम्स देखे। उसे नॉइसी इमरजेंसी रूम, एम्बुलेंस की तेज़ आवाज़ और किन देशान के साथ एक अनजान महिला दिखाई देती थी, लेकिन उसे अपनी छोटी बहन किंचू बहुत कम दिखाई देती थी। ड्रीम्स में किंचू की पहले जैसी प्यारी बातें सुनाई नहीं देती थीं। उसे केवल किसी के मुलायम हाथों का एहसास होता और उन हाथों पर गिरते गर्म आंसू महसूस होते थे। अब उसे समझ आता है कि वे किंचू के हाथ और आंसू थे जो कोमा में भी उसके पास बैठी रहती थी। किन्हुआई को पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद किंचू की आवाज़ चली गई थी। उस मुश्किल समय में किन देशान ने उसकी केयर करने के बजाय उसे इग्नोर किया। इतना ही नहीं, उसने क्विंचू की शादी ऐसे आदमी से तय करनी चाहिए जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। वेनहुआयू कहता है कि अच्छी बात यह है कि वो सही समय पर क्विंचू की जिंदगी में आ गया, लेकिन सारी बात सुनकर क्विनहुआई मान लेता है कि दोनों की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तौर पर हुई थी। वो क्विंचू से असली बात पूछता है। क्विंचू तुरंत मना करते हुए कहती है कि अब ये केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो हुआयू को पसंद करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। अपनी बहन का साफ जवाब सुनकर चिनहुआई का डाउट खत्म हो जाता है। वो कहता है कि उसके लिए बस क्विंचू का खुश और सेटिस्फाइड रहना ज़रूरी है। वेनहुआयू अपने ब्रदर इन लॉ को भरोसा दिलाता है कि क्विंचू के लिए उसकी फीलिंग्स हमेशा से एक जैसी रही हैं और कभी नहीं बदलेंगी। कुछ समय बाद किंचू का वो सपना सच होता है जिसके लिए उसने होटल की जॉब छोड़ी थी। वो बड़े स्टेज पर सेलो परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस खत्म होने पर होस्ट उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि उसकी धुन ने ऑडियंस को बहुत टच किया। होस्ट किंचू से पूछता है कि उसने इस खास पीस को क्यों चुना और क्या इसके पीछे कोई पर्सनल मीनिंग है। किंचू बताती है कि इस पीस का नाम लिबेस्ट्रॉम है। ये जर्मन पोएट फ्राइलिग्राथ की लाइन से इंस्पायर्ड है। किंचू कहती है कि पोएम बहुत छोटी है, लेकिन म्यूजिक बजाते समय उसके दिमाग में उसकी पहली लाइन लगातार घूम रही थी। होस्ट पूछता है कि वो लाइन क्या है। किंचू जवाब देती है, प्यार, आखिर प्यार कितने समय तक रह सकता है। होस्ट समझ जाता है कि किंचू ने अपनी सारी फीलिंग्स इस परफॉर्मेंस में डाल दी थी। वो पूछता है कि जिसके लिए क्विंचू ने ये म्यूजिक बजाया, क्या उस इंसान तक उसकी फीलिंग्स पहुंची हैं। क्विंचू कहती है कि अगर उसकी फीलिंग्स अभी भी ठीक से नहीं पहुंची तो क्या उसे उन्हें दोबारा कहने का एक और चांस मिल सकता है। ऑडियंस तुरंत उसका सपोर्ट करने लगती है। सबके इनकरेज करने पर किंचू सीधे वेनहुआयू की तरफ देखकर कहती है, वेनहुआयू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब ऑडियंस उसे बताती है कि मिस्टर वैन अब पूरी तरह उसका है तो किंचू कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि मिस्टर वैन पहले से उसका हस्बैंड है। किंचू की बात सुनकर वेनहुआयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। होस्ट अब वेनहुआयू से पूछता है कि अपनी वाइफ की इतनी टचिंग कन्फेशन सुनकर वो क्या कहना चाहेगा। वेनहुआयू बिना हिचक कहता है कि वो किंचू से बहुत प्यार करता है और पिछले पूरे 7 साल से करता आया है। वो हमेशा दुनिया के सामने कहना चाहता था कि किंचू उसकी वाइफ है।
मगर आज का ओकेजन केवल उनकी मैरिज का नहीं है। इस स्टेज पर किन चू को सिर्फ किसी की वाइफ के रूप में पहचानना सही नहीं होगा। आज वो अपनी ड्रीम के लिए मेहनत करने वाली आर्टिस्ट है। वेन हुआयू कहता है कि वो किन चू है, अपनी अलग पहचान और टैलेंट वाली किन चू, और वो उसके हस्बैंड तथा पार्टनर के रूप में उस पर बहुत प्राउड है। कंसर्ट के बाद वेन हुआयू की आंट उसके पास एक पुराना आउटफिट लेकर आती हैं। वो बताती हैं कि ये वही आउटफिट है जिसका कनेक्शन 7 साल पहले से है। वेन हुआयू उसे देखकर पहचानने की कोशिश करता है। आंट साफ करती है कि किन चू ने खास तौर पर ये आउटफिट वेन हुआयू तक पहुंचाने के लिए कहा है। वो पूछती है कि अगर हुआयू को किंचू से कुछ जानना है तो यहाँ खड़े होकर सोचने के बजाय उसे फोन करके सीधे पूछ लेना चाहिए। आंट उसे किंचू को फोन करके सीधे पूछने के लिए कहती हैं और वेन हुआयू उसे कॉल करता है। फोन उठाने के बाद किंचू वेन हुआयू से पहले उसकी बात ध्यान से सुनने को कहती है। वो बताती है कि दोनों को साथ रहते काफी समय हो गया, लेकिन हुआयू कभी उसके साथ उस खास जगह पर नहीं आया। किंचू मानती है कि इसमें उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने पहले उसे वहां चलने के लिए नहीं कहा। अब किंचू खुद उस जगह पहुंच चुकी थी। वेन हुआयू पूछता है कि वो उसका इंतजार किए बिना चुपचाप क्यों चली गई। वो कहता है कि उसे किंचू की बहुत याद आ रही है। किंचू भी जवाब देती है कि संयोग से उसे भी हुआयू की याद आ रही है। वो वेन हुआयू से वही पुराना आउटफिट पहनकर उसके पास आने को कहती है। किंचू प्रॉमिस करती है कि वो उसी जगह उसका इंतजार करेगी। वेन हुआयू पुराने आउटफिट में किंचू के पास पहुंचता है। उसे देखते ही किंचू 7 साल पहले वाली मुलाकात को प्लेफुल तरीके से रिक्रिएट करती है। वो एक अनजान लड़की की तरह पूछती है, हैंडसम, क्या मुझे आपका कांटेक्ट मिल सकता है? वेन हुआयू जवाब देता है कि वो अपना कांटेक्ट तो पहले ही किंचू को दे चुका है। वो हंसकर कहता है कि कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो बहुत छोटी चीज है, वो किंचू को अपनी जान तक दे सकता है। इसके बाद किंचू उस आउटफिट के बारे में बताती है जिसके लिए वो क्विन फैमिली के घर वापस गई थी। जब वो क्विन दिशान का घर छोड़कर वेन हुआयू के साथ आई थी तब इतनी जल्दी में थी कि कोई लगेज साथ नहीं लाई। यह आउटफिट वही था जिसे उसने वेन हुआयू से पहली मुलाकात के समय पहना था। किंचू को यह बहुत पसंद था, इसलिए उसने इसे केवल कुछ ही बार पहना। वेन हुआयू भी अपने पुराने कपड़ों के बारे में पूछता है। उसे याद था कि उसने एक आउटफिट पुराना समझकर फेंक दिया था। किंचू बताती है कि उसकी माँ ने हुआयू से छिपाकर उसे उठा लिया और अपनी कबर्ड में संभाल कर रख दिया था। दोनों एक दूसरे को दिए गिफ्ट्स भी देखते हैं। वेन हुआयू की तरफ से किंचू के लिए बनाए गए गिफ्ट पर लोटस फ्लावर बना होता है। किंचू पूछती है कि उसने लोटस ही क्यों चुना। वेन हुआयू जवाब देता है कि लोटस की तरह उसकी वाइफ भी खराब हालात से बाहर आने के बाद साफ और खूबसूरत बनी रही। किंचू कहती है कि उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद है। फिर वो हुआयू से पूछती है कि क्या आज ये पुराने कपड़े पहनकर आने का मतलब है कि वो किंचू को प्रपोज करने वाला है। वेन हुआयू कहता है कि प्रॉपर प्रपोजल वो उसे बाद में जरूर देगा, आज पहले वे फोटोग्राफ्स लेंगे। ये वही जगह थी जहां दोनों 7 साल पहले पहली बार मिले थे। उस दिन उनकी कहानी शुरू होकर अधूरी रह गई थी। अब वे उसी जगह वापस आकर नई फोटोग्राफ्स के जरिए उस पुरानी कमी को पूरा करते हैं। फोटोग्राफ्स लेने के बाद वेन हुआयू किंचू को एक और जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर वो बताता है कि इस प्रॉपर्टी का नाम लिसनिंग टू द वेव्स एंड हियरिंग द साउंड्स है। जेनहुआन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ये पहला प्रोजेक्ट था जिसकी डिजाइनिंग में वेन हुआयू ने पर्सनली हिस्सा लिया था। उसके लिए ये केवल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। वेन हुआयू ने इसे अपना घर बनाने के इरादे से लिया था। अब वो चाहता है कि किंचू उसके साथ यहीं रहे। इस नाम का मीनिंग भी उसकी वेटिंग से जुड़ा था, एक ही जगह पर रुककर वेव सुनना और किंचू का इंतजार करना। वेन हुआयू बताता है कि हाउस की डेकोरेशन से लेकर बाहर लगे फ्लावर्स और ट्रीज तक हर चीज की डिजाइनिंग में वो शामिल था। ये वही जगह थी जिसकी उसने अनगिनत बार कल्पना की थी। अब किंचू उसके सामने खड़ी थी, इसलिए उसका सपना सच हो चुका था। फिर वो किंचू से पूछता है कि क्या उसे पता है हुआयू को ब्लू कलर इतना पसंद क्यों है। वो बताता है कि एंडलेस समर फ्लावर का ब्लू रंग उस ड्रेस के सबसे करीब है जिसे किंचू ने उनकी पहली मुलाकात के दिन पहना था। इसी कारण ब्लू उसकी पसंद बन गया। वेन हुआयू मानता है कि उसने प्रपोजल के लिए कई अलग प्लान्स बनाए थे, मगर अब उसे इस मोमेंट से ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं लगता। वो किंचू के सामने अपने मन की एक और बात रखता है। जेनहुआन ग्रुप का हेयर बनना कभी उसका पर्सनल सपना नहीं था। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर्मल मीटिंग्स और बिजनेस की दुनिया उसकी अपनी पसंद नहीं थी। लेकिन जब उसे फैमिली की जिम्मेदारी संभालने की बात पता चली तो उसने समझा कि कुछ पाने के लिए किसी दूसरी चीज की प्राइस चुकानी पड़ती है। अगर अपनी फ्रीडम खोना उसके ड्रीम तक पहुंचने की कीमत थी तो उसे ये डील गलत नहीं लगी। जेनहुआन ज्वाइन करने के बाद उसने हर काम पूरी मेहनत से किया ताकि अपने असली ड्रीम तक पहुंचने का चांस बढ़ा सके। किंचू पूछे बिना भी अब जान जाती है कि हुआयू किस ड्रीम की बात कर रहा है। वेन हुआयू कहता है, चूचू, मेरा सपना हमेशा केवल तुम रही हो। इसके बाद वो किंचू से अपनी बाकी पूरी जिंदगी उसे देने के लिए कहता है और फाइनली प्रॉपर तरीके से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
हालांकि दोनों पहले ही लीगली मैरिड थे, लेकिन ये प्रपोजल उनके प्यार की असली शुरुआत को पूरा करता है। किंचू बिना किसी डाउट के हाँ कह देती है। किंचू के हाँ कहते ही आसपास मौजूद लोग दोनों को खुशी की विशेस देते हैं और किंचू से कहते हैं कि उसे हमेशा खुश रहना होगा। उनके फ्रेंड्स और फैमिली मिस्टर वेन के प्यार को और मजबूत बनाने के लिए अपने सजेशंस देने की बातें करते हैं। सभी एक साथ क्विंचू को हैप्पीनेस की विशेस देते हैं। इसी खुशी के बीच शाओबाओ नाम के बच्चे को धीरे चलने और सावधान रहने के लिए कहा जाता है। क्विंचू और वेनहुआयू के आसपास अब वो केयरिंग फैमिली मौजूद थी, जिसके लिए दोनों ने इतना लंबा सफर तय किया था। किंचू वेनहुआयू से कहती है, मेरी दुनिया में आने के लिए थैंक यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वेनहुआयू भी उसे धन्यवाद देता है और प्यार से मिसेस वेन बुलाता है। वो कहता है कि वो किंचू से प्यार करता है, लेकिन अब दोनों ने मिलकर जो फैमिली बनाई है उससे और भी ज्यादा प्यार करता है। आखिर में किंचू और वेनहुआयू एक बार फिर बाकी लोगों की नजरों से कहीं गायब हो जाते हैं। पीछे रह गया कोई व्यक्ति परेशान होकर कहता है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा फिर होने वाला है। वो आसपास के लोगों से पूछता है कि क्या कोई उसे बता सकता है कि दोनों इस बार कहाँ चले गए। वो आसपास मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या कोई बता सकता है कि वे दोनों इस बार कहाँ चले गए। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।